अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इमरान सिद्दीकी है और आज का जो टॉपिक मैं लेके आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एज अ पाकिस्तानी एज वेल मेंटल हेल्थ के बारे में। अ, तो कुछ टाइम पहले मैं जो है टिकटॉक पे जो है ब्राउजिंग कर रहा था। मैं बहुत ही खराब हूँ टिकटॉक में, बिल्कुल जीरो कह सकते हैं हम। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैं देख रहा था कि लोग क्या करते हैं। तो कुछ लोग ने वीडियोस लगाई हुई हैं, कुछ लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ लोग लाइव कर रहे हैं और कुछ लोग सिंपल बैठे हुए गिफ्टिंग मांग रहे हैं। मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है, किस किस्म का प्लेटफॉर्म है ये। उसी दौरान जब मैं ब्राउजिंग करता हूँ मुझे नजर आई एक लाइव सेशन जिसमें एक डॉक्टर साहिबा बैठी हुई, वो जो है लोगों को मेंटल हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी। जब मैंने वो देखा मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है। ना उसमें गिफ्टिंग ऑन है, ना उसमें कोई गेम है, ना उसमें कोई ऐसी चीज नजर आ रही है कि उससे वो कुछ खुद कुछ गेन कर रही है। वो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी, जो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया। और इसके बाद मैंने फॉरन को कांटेक्ट किया, पूछा कि अगर वो आप हैं इस चीज़ के लिए तो मेरे पॉडकास्ट में आए और वो अपना एक्सपीरियंस, अपनी बातें कुछ शेयर करें हमारे साथ कि उनका अब तक का जर्नी कैसा रहा है और वो क्या हम लोग को रिकमेंड करती हैं मेंटल हेल्थ के बारे में। और वो डॉक्टर हैं डॉक्टर फाइका, जो आज हमारे साथ मौजूद है। और फाइका, डॉक्टर फाइका से एक पहले तो ये सवाल था, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले मैं, यार आप हैं डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं जो सब डॉक्टर समझते हैं, आप हैं पीएचडी डॉक्टर, सबसे मुश्किल काम। सेकंड चीज ये कि फिर आप गई किस तरफ गई, कोई रिसर्च की तरफ। वैसे अब सोचा नहीं, आपने कहा, नहीं मैं पढ़ूंगी तो मेंटल हेल्थ के बारे में पढ़ूंगी, जो कि दो चीज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो मुझे एक्सप्लेन करें, आपके पेरेंट्स ने, आपके आसपास के लोगों ने किस तरीके से इस चीज को एक्सेप्ट की पहले तो। Assalamu alaikum. And thank you so much for having me on your podcast. It's a very honor and a wonderful opportunity for me. And thank you so much for such an interesting intro of mine and my live session. I know that was my first live session on TikTok live. वो भी किसी टॉपिक को लेके, और वो डिप्रेशन था यानी मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, यस वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मैंने पीएचडी की इतनी मुश्किल, और वो भी मैंने साइकोलॉजी और मेंटल हेल्थ में। खैर इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मैं बचपन से ही जब देखती थी अपने इर्द गिर्द कुछ फिनोमिनाज होते थे कि लोग कहते थे कि किसी को अगर कोई बहुत ऐसा मसला हो गया जो किसी की समझ में नहीं आ रहा, वो सेहत का हो सकता है या लाइफ रिलेटेड हो सकता है, तो लोग कह देते होते थे कि इसके ऊपर जादू हो गया है या साया हो गया है, या तावीज़ धागे करा लो और दम दरूद करा लो तो ये सब ठीक हो। तो मुझे ये चीज़ थोड़ा सा मैं इसके बारे में सोचती होती थी कि ये कैसे हो जाता है, और कोई अगर जादू भी होता है तो उसका इलाज क्या हो सकता है, उसके बारे में ज़ाहिर है फिर हमें कुरान में तो बताया ही गया, लेकिन कोई और भी उसका होता होगा चीज़। और हर बंदे को क्या यही मसले होते हैं, और या अगर कुछ लोगों को ऐसे था कि चीज़ें समझ नहीं आती थी, वो थोड़े उनके मेंटल हेल्थ इश्यूज होते थे या डिसेबिलिटीज होती थी, जो कि मेंटल डिसेबिलिटी जैसे आम तौर पे हमारे मुल्क में लोग अम, जैसे कुछ लोग जो कि मेंटली डिसेबल होते हैं, उनके साथ जैसे ऑटिज्म है। ऑटिज्म का तो नाम अब कॉमन होना शुरू है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उनके लिए एक बड़ा ही डिग्रेडिंग वर्ड यूज होता था, चले या इस तरह का। यस। तो वो मुझे बहुत इंट्रीग करता होता था। तो जब मैंने साइकोलॉजी सब्जेक्ट देखा, फर्स्ट टाइम बीए में एडमिशन हुआ, तो मैंने उसके बारे में देखा कि ये इंसान की नफ्सियात और उसके रवैयों और इन चीज़ों को समझती थी। तो आई डिडंट टेक लाइक अ मोमेंट दैट आई हैव टू स्टडी इट। और फिर मैंने अपने अब्बू को भी बोला कि मैंने स्टडी करना है, तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा अच्छा ये क्या है, तो मैंने उनको बड़ा मज़े से एक्सप्लेन किया है, वो हो गया। फिर मैंने सोचा कि मैं मास्टर्स भी इसी में करूँगी, ऑल्दो कि माई फादर वांटेड मी टू डू masters in English or go into law, but I said no. I want to do psychology, and then he gave up because I was very very interested into it. तो yes, ये था मेरा जर्नी। फिर पीएचडी तक पहुंचने का ये था कि
थोड़ा सा फिर मेरी स्टडीज़ में गैप आया बिकॉज़ शादी हो गई, बीच में जॉब भी थी। फिर देन व्हेन आई गॉट मैरिड तो मेरे हस्बैंड ऑलरेडी यूके में थे एंड द फर्स्ट थिंग आई आस्क्ड हिम, कैन आई डू पीएचडी? बिकॉज़ ये मेरा एक लॉन्ग लास्टिंग ख्वाब था। शादी से पहले आना चाहती थी बट पाकिस्तानी कल्चर में कि हम्म। नहीं, पहले शादी फिर वो हम्म। बाहर जाना, तो वो उस वजह से आई कुडंट, लेकिन एक ड्रीम था दिल में। तो हस्बैंड थैंकफुली ही हैड नो ऑब्जेक्शन एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट। तो yes, during my PhD I learned a lot about mental health, और ख़ास तौर पे यूके में तो इसके बारे में बहुत शोर भी है। अभी अभी पोस्ट कोविड डेज में तो और ज़्यादा इसके हम्म। ऊपर बात होती है। अब हर जगह पे, इनके मेन स्ट्रीम मीडियाज़ पे, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, क्योंकि मेरे अपने बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैंने नोटिस किया है। तो उस सब चीज़ों को देख के मैंने जब ये देखा कि हमारे मुल्क में तो इस पे बहुत कम बात होती है। अगर कोई होती भी है तो कोई थोड़ा बहुत कोई सेलिब्रिटी बात कर देगी कि अगर उन्हें कभी एग्जैक्टली। डिप्रेशन हुआ हो, या फिर ऐसे ही कोई किसी शो में डिप्रेशन या इन चीज़ों पे बात हो जाती है, किसी माहिर नफ्सियात को वो बुला लेंगे या ऐसा, लेकिन रेगुलर बात नहीं हो रही। बहुत से मैंने इन्फ्लुएंसर्स भी देखे, ब्लॉगर्स भी देखे, कोई पर्टिकुलरली इस टॉपिक को लेके नहीं चल रहा। हर कोई जो है वो शॉर्टकट्स बताने में लगा हुआ है कि और या ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीकिंग के अंदाज में। नो बडी इज़ टचिंग के कोर इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं, ये वो सब कुछ। तो उस पे फिर मैंने सोचा कि मैं इस पे बात करना शुरू करूँगी, और फिर मेरी फैमिली भी, मेरे हस्बैंड खास तौर पे मेरे साथ सपोर्टिव थे, बिकॉज ही सेड व्हाई नॉट, इफ़ यू नो एनीथिंग हम्म। देन यू शुड। तो यस, मेरी फैमिली, जो मेरे घर वाले थे वो तो थे कि मेंटल हेल्थ उनको तो मैंने समझा दिया, लेकिन इर्द गिर्द के लोगों को अभी तक समझाती हूँ। तो या आई थिंक तो ये हो मुझे एक सकता है। चीज पूछनी थी कि ये मतलब फिर आपने क्यों चुने? बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बेसिकली आप यूट्यूब पे जा सकते थे, यूट्यूब पे आप बना सकते थे वीडियोस, बहुत क्विक वीडियोस बनते हैं, शॉर्ट्स बनते हैं, आप बना लें। हाँ। टिकटॉक लाइव ही क्यों चूज किया आपने कि भाई टिकटॉक लाइव ज्यादा सही है मेरे लिए? ऐसी क्या रीजन था कि वहाँ प्लेटफॉर्म अच्छा है, क्या है? अच्छा, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं पहले इंस्टाग्राम पे तो 2 ढाई साल से बात कर रही थी। वो मैं पर्टिकुलरली थी मदर फीड से रिलेटेड। मैं उसके बारे हम्म। में अवेयरनेस मैंने पहले जो देना शुरू की थी, और वो भी मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बेस पे था कि जब मैं अपने बेटे को फीड करा रही थी, उससे पहले मैंने अपने 2 बच्चों को भी कराया। तब तो है टाइम नहीं था, सोशल मीडिया इतना नहीं था उस पर ये चीज़ें। तो क्योंकि मैं अपनी, उस टाइम मेरे बच्चे छोटे थे और मैं पीएचडी कर रही थी, तो आई वाज नेवर ऑन सोशल मीडिया। हम्म। तो ये मेरे बेटे की दफ़ा मैं मैटरनिटी लीव पे थी, और फिर पोस्ट कोविड टाइम था, और ये सब। तो मैंने जब इंफॉर्मेशन के लिए देखना शुरू किया तो देखा कि इंस्टाग्राम भरा हुआ था। दुनिया के हर मुल्क की जो इन्फ्लुएंसर्स या प्रोफेशनल्स थे वो इस मदर फीड के ऊपर बात कर रहे थे। तो मैंने फिर इसके बारे में स्टडी करना शुरू किया, देखा कोई भी नहीं था बात कर रहा हमारे मुल्क में, सिवाय वही एक दो प्रोग्राम्स जो होते हैं उसमें कर दी। और जब मैंने डेटा फिर निकाल के रिसर्च पेपर्स पढ़ना शुरू किए, उस पे डेटा पढ़ना शुरू किया, तो मेरे ऊपर बड़ी शॉकिंग रेवलेशंस हुई कि पाकिस्तान में तो हम लाइक साउथ एशिया के 7 मुल्कों में वी आर एट द लोवेस्ट हम्म। इन मदर फीड रेट। हालांकि हम मुस्लिम कंट्री हैं, कुरान में कहा गया है कि अपने बच्चों को अपना हम्म। दूध पिलाएं। और उसके बाद फिर उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थे कि बच्चों में फार्मूला फीडिंग की वजह से जो उसका इकोनॉमिक प्रेशर है, हेल्थ प्रेशर्स हैं, और इवन डब्ल्यूएचओ की गाइडलाइंस हैं, हम उसको भी एज सच फॉलो नहीं कर रहे। फिर जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें भी कोई एज सच मदर्स के लिए गाइडलाइंस नहीं है। और सबसे बड़ी रीज़न मदर्स का फीड ना कराने की सिर्फ 2 थी। एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मदर फीड, एंड हम्म। सेकंड overly exaggerated advertising of formula milk on our हम्म। टीवी एंड मेन स्ट्रीम। और उसके बाद फिर जो इन्फ्लुएंसर्स होती हैं सोशल मीडिया की, वो भी जैसे ही उनका बच्चा पैदा होगा वो 7 डब्बे का दूध प्रमोट करना शुरू कर देंगे। तो मैंने ये फिर आपकी, ये जो है, ये जो आप वो सारी बातें बता रही हैं मदर फीडिंग के बारे में, तो ये मेरे ख्याल में ये आपकी सारी चीजें जो आई, मेरे ख्याल में पीएचडी के थ्रू के रिसर्च करना है और सब अ, कुछ, ये वहां से आई कनेक्टेड है सारी, या आपको था पहले ये से? उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी पीएचडी सोशल साइकोलॉजी में है, हम्म। और सोशल साइकोलॉजी में ये होता है कि हम सोसाइटी
सोसाइटी में जो भी इश्यूज आते हैं और हम बिहेवियर चेंज पे कैसे बात कर सकते हैं, तो बेसिकली मेरा ये था कि हाउ टू चेंज बिहेवियर्स इन डिफरेंट थिंग्स। ठीक हम्म। है, तो मैंने फिर इसको इस तरह इम्प्लीमेंट किया कि मैं इस पे क्यों ना बात करूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करके इसमें अवेयरनेस फैलाऊं, इसके बारे हम्म। में बात करूं और एक बिहेवियर चेंज मैं अगर कर सकती हूँ। और दैट वेंट वेरी सक्सेसफुल, ऑल्दो आई डिडंट हैव ह्यूज फैन फॉलोइंग, बिकॉज मेरा यूके का अकाउंट था और मेरी उर्दू में पोस्ट होती थी, तो पाकिस्तानी ऑडियंस तक रीच करना थोड़ा मुश्किल था। तो लेकिन ये था कि जितनी भी मेरी रीच थी, मुझे मदर्स की तरफ मैं उनको फिर वन टू वन सपोर्ट भी प्रोवाइड करती थी। लाइक जैसे हम्म। कि मुझे मदर फॉलो करती है तो आई सेंड देम अ टेक्स्ट, जिसमें मैं उन्हें कहती थी कि आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो, आपने मुझसे गाइडेंस लेने, क्योंकि मैंने उस बारे में फिर बहुत बुक्स और रिसर्च पेपर्स और सब कुछ पढ़ा। तो उससे फिर मुझे जो फीडबैक मिला वो इतना अच्छा मिला कि लोगों ने कहा कि ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत कम लोग बात कर रहे हैं और आपने शुरू की है तो अब आपने करते रहना है। हाँ। और बहुत सी मदर्स ने, मेरे पास आज भी वो मैसेजेस इनबॉक्स में पड़े हुए हैं, जिन्होंने ये कहा है कि आपकी पोस्ट की इंफॉर्मेशन से इंस्पायर होके हमने अपने बच्चों को के बारे में कमिटेड हो गई हैं कि हमने दूध हम्म। पिलाना है, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, कि हमें लगता था कि लाइक मिल्क सप्लाई नहीं होती, ये वो, तो वो छोड़ दो। खैर, वो हुआ वही मैं कर रही थी, तो हमारी फैमिली का एक बच्चा है, तो उसने मुझे कहा कि आंटी आप इतने अरसे से इंस्टाग्राम पे लगी हैं, आप टिकटॉक पे आए, वहां पे फास्ट हाँ। ग्रोथ होती है। तो मैंने कहा टिकटॉक, ओ नो, टिकटॉक इज अ बिग नो नो, बिकॉज उसका तो नाम भी नहीं कोई सुनना हाँ, चाहता, एग्जैक्टली क्योंकि नहीं। पाकिस्तान में उसके बारे में बहुत लाइक नेगेटिव हम्म। इंफॉर्मेशन और नेगेटिव एक है फैली हुई। तो वो कहते हैं नहीं, आप करें, आपका क्योंकि कंटेंट है और आप इन इन टॉपिक्स पे बात करती हैं, क्योंकि मैं उससे साथ फिर मदर्स की मेंटल हेल्थ और पेरेंटिंग पे भी बात करती थी, मदर फीड के साथ साथ जितनी भी उससे चीज़ें रिलेटेड हो सकती हैं। तो वो मुझे उन्होंने कहा, तो मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई। है, मैंने ट्राई दिया एंड इस तरह मेरा फिर जो शुरू में तो ऑब्वियसली एक शौक लगता है, बिकॉज सारे ऊट पटांग किस्म के एग्जैक्टली। लाइव्स और हर चीज़ आपके हाँ। सामने आती है। बट दे स्टार्टेड सिफ्टिंग थ्रू, और फिर जब मैंने अपने ही कंटेंट पे फोकस रखा और मुझे फॉलोअर्स भी आना शुरू हो गए, लोगों की तरफ से अच्छी फीडबैक आना शुरू हो गई, तो देन आई डिसाइडेड कि कुछ अर्सा मैंने ऑब्जर्व किया, लाइक आई डिडंट गो लाइव स्ट्रेट अवे। मैं लोगों के लाइव्स पे जाती होती थी, वहाँ मैं जाके मेंटल हेल्थ पे बात करती थी, तो लोग मुझे कहते थे आप अपनी लाइव शुरू करें, तो मैं कहती थी अभी मुझे सीखने दें, अभी मुझे ट्रेंड ऑब्जर्व हम्म। करने दें। तो फिर ऐसा हुआ कि एक और साइकोलॉजिस्ट थी, उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो किया था, तो उन्होंने मेरे साथ, वो ईशा जी जिनके जी साथ जी। मैंने लाइव सेशन किया था, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि आई वांट टू वर्क विद यू और कोलैबोरेट विद यू ऑन हम्म। लाइव सेशंस ऑन इंस्टाग्राम। तो मैंने कहा लेट्स डू इट ऑन टिकटॉक, क्योंकि टिकटॉक की लाइव की एक अच्छी बात है कि दे आर वेरी इंटरैक्टिव, और वहाँ पे आपको लाइक मैंने ऐसी भी लाइव्स देखी हैं, पाकिस्तानीज की तो नहीं, और मुल्कों की, जहाँ पे एक टाइम पे 25,000 व्यूअर्स मैंने हम्म। देखे हैं। यस। राइट, तो और वो कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, दे वर डूइंग देयर लाइक, वो आई थिंक मलेशियन है या इंडोनेशियन हम्म। है, और वो अपना कोई, उनका छोटा सा एक ठेला है जिसपे वो वहाँ के लोकल पैनकेक्स बना के बेचती हैं, और वो अपना बिजनेस कर रही हैं, और उनकी लाइक 25,000 से लोग उनके ज्यादा होते हैं। तो टिकटॉक हैज दैट स्पार्क, कि उसकी जो हम्म। टिकटॉक लाइव है इट्स वेरी इंटरैक्टिव। तो मैंने सोचा कि चले मैं फर्स्ट सेशन जो है वो प्लान करूंगी। तो खैर मैंने वो प्लान करके अच्छा सा एडवर्टाइज करके इवेंट लगा के किया, एंड इट वेंट वेरी सक्सेसफुल। तो जाहिर है जब वो इतना सक्सेसफुल होता है, लोगों की तरफ से बड़ी अच्छी फीडबैक आई, लोगों ने इंटरेस्ट शो किया, क्वेश्चंस पूछे, तो वो फिर बस दैट वाज अ किक स्टार्ट। और उसके बाद फिर था कि इंकरेजमेंट भी मिली और दिल खुश हो गया कि चले अब करते हैं। तो अब ये है कि मतलब ऑफ कोर्स आई थिंक हमारे लोगों को टिकटॉक का मतलब ही नहीं सही बताया गया, और ऑफ कोर्स हमारे लोग थोड़ा सा उतने अभी एजुकेटेड या अवेयर भी नहीं हैं, तो उन्हें जो समझ आता है वो उस तरह का कंटेंट ही अपलोड करेंगे। ये नहीं है कि अच्छा काम भी नहीं कर रहे हैं, हमारे लोग अच्छा भी कर रहे हैं, बट जाहिर है मोस्ट कम्युनिटी या उनको बताया ये जाता है कि आपने पैसे कमाने आना है, तो फिर उसके लिए उन्हें जो भी समझ मुझे आएगा वो करेंगे। मुझे जो अच्छा लगा आपकी जो मैं लाइव देखी थी, जो तो काफी
सारी मैं देख चुका आपकी लाइफ को। या जो आपकी लाइफ स्टार्ट होती है नॉर्मली, जो देखिए बाकी लाइफ देखिए वो डिफरेंट तरीके से, आपकी जो लाइफ जब स्टार्ट होती है तो आपके पास एक टॉपिक है, फिर या आपके आपने आई थिंक कहीं लिखा हुआ था, क्योंकि आप बार बार साइड में कोई पर्चे पे देख रही होती हैं कुछ, आप वो पूरी बात अपनी बताती हैं A to Z कि इस टॉपिक में क्या क्या चीजें हैं और आपका क्या व्यू है। जी, और फिर उसके बाद जाके आप फिर क्वेश्चंस लेना शुरू करती हैं फ्रॉम द टॉप। यस। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपका जो अप्रोच है लाइफ की वो काफी डिफरेंट है बाकी लोगों के मुकाबले में, जो बस आते हैं और शुरू हो जाते हैं बस। तो वो एक नहीं, मुझे मैं चीज। Gee, thank you for such a keen observation. And I know you always listen my lives from first minute to the last minute. And hats off to your listening skills. Thank you. जहाँ लोग 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं रुकते. So yeah, I think for the viewers, this is a good, example that you watch all of this. और I think हमें अपनी listening power पे होना भी चाहिए कि हम थोड़ी improve करें, उसको सुने भी, क्योंकि टिकटॉक ने थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है लोगों की। खैर, यस, आई आई लाइक टू बी प्रिपेयर्ड। और क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक लेक्चरर हूँ, और मैंने 2-2 घंटे के लेक्चर्स भी दिए। मैं तो हमारे लेक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होते हैं। उसमें जितना भी कंटेंट होता है उसका एक एक लफ्ज़ जो है वो क्लियरली डिलीवर भी होना चाहिए, और फिर आई शुड हैव फुल ग्रिप ऑन इट। तो हम्म, शायद उसी वजह से मुझे होता है कि मैं पूरी तैयार हूँ, पहले मैं अपनी चीज़ को बयान करूँ और फिर उसके बाद मैं कोई डिस्ट्रैक्शंस के बगैर वो करूँ। तो आई थिंक स्ट्रक्चर इज़ ऑलवेज हेल्पफुल, क्योंकि लोगों को भी फिर पता होता है कि ओके नेक्स्ट क्या होना है। ये नहीं कि मैं इधर से जंप मार के उधर जा रही हूँ, उधर से जंप मार के इधर आ रही हूँ। एंड आई डोंट टेक पीपल ऑन द लाइव्स। 1-2 दफ़ा मैंने शुरू में पिक किए थे, बट वो फिर बहुत ज़्यादा जब क्वेश्चंस और डिटेल में बात करना शुरू हो जाते हैं तो इट गोज डिट्रैक्टेड। तो इस वजह से फिर मैं कहती हूँ कि नो। तो मैं अब तक आपने जो किया है, मतलब आप टिकटॉक करती भी आ रही हैं, तो टिकटॉक लाइव किया आपने, इसके बाद लोगों से आप पाकिस्तानियों से मिलती हो तो लोग आपको भी मिलते हो कहीं ना कहीं, बाकी के भी मिल जाते होंगे। जो आपने अब तक क्या नोट किया है, हम पाकिस्तान में, बाहर के मुल्कों की बात नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट सिनारियो होता है, हम पाकिस्तानियों के अंदर यानी कि देसियों के अंदर, इंडियन पाकिस्तानी देसी जो हमारा एक वो है, क्या मिसकंसेप्शन है मेंटल हेल्थ के बारे में नॉर्मली? वेल, मेंटल हेल्थ के बारे में ख़ास तौर पे जो हमारे पाकिस्तानी या इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, और जो पाकिस्तान में रहते हैं, जो यूके में रहते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत इस लफ्ज़ से फ़ेमिलियरिटी है कि हम्म, मेंटल हेल्थ क्या है, चाहे बाकी डिटेल्स अभी पता हो या ना हो। लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में है, आई थिंक 99.99% अभी तक जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, लोगों को नहीं पता था, या लोगों को नहीं पता होता कि मेंटल हेल्थ क्या है। फिर उन्हें बताना पड़ता है नफ्सियाती सेहत, ज़हनी सेहत या नफ्सियाती मसाइल। तो उसमें सबसे पहले डिप्रेशन का नाम लो तो लोगों को फ़ौरन पता चल जाता है, अच्छा अच्छा डिप्रेशन, ओके हाँ डिप्रेशन तो नहीं, ये तो ठीक हो जाती है, नमाज पढ़ें, कुरान पढ़ें, दीन से हम्म, दूरी, ये वो। तो सिर्फ इतना पता है लोगों को कि बस ये हम्म। इतना एक मसला होता है, दैट्स इट। और इस वजह से फिर ये बहुत इम्पोर्टेंट फील होता है कि इस पे बात करनी ज़रूरी है। और इसके इसके बारे इसकी बारीकियों, इसकी एक्सपेंशन, और इसमें कितने सारे और मसाइल आते हैं। बाज़ दफ़ा बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, लेकिन लोग वो होते मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, बट लोगों को नहीं पता होता कि वो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं। तो इस वजह हम्म। से फिर अभी भी मुझे लगता है कि ये इतना वसी है सब्जेक्ट कि इस पे अभी बहुत कुछ कहने को तो चीज़ें हैं। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मेंटल हेल्थ एक वर्ड है, मेंटल हेल्थ, या तो मेंटल हेल्थ से मैं फौरन क्या सोचूं कि मेंटल हेल्थ मतलब कि हर चीज जो दिमाग से रिलेटेड है, ये क्या है, मतलब क्या चीज है, मतलब एक बिल्कुल जनरल चीज बात की जाए तो। ओके, अगर मैं इसको क्लियरली डिफाइन करूं, इफ़ यू अलाउ मी, एम आई हम्म, अलाउड, ताकि क्लियरली लोगों को पता चल जाए कि ये है क्या। बेसिकली जो इंसान है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक जिस्म जो कि बज़ाहिर हम देखते हैं, और एक हमारा दिमाग यानी कि माइंड। ठीक है? तो जिस्म जो है उसकी कोई भी जो बीमारी होती है वो उसको जिस्मानी बीमारी कहते हैं या फिज़िकल हेल्थ कंडीशंस कहते हैं। और वो उसमें डायबिटीज़ आ जाती है, उसमें कोई भी आपकी आ जाती है, लाइक हार्ट कंडीशन आ जाती है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, किसी को कोई फ़र्ज़ करें कि कोई स्किन कंडीशन हो गई, जोड़ों के दर्द हो गए, ये सारी फिज़िकल हेल्थ कंडीशंस होती हैं। अब जो माइंड है ना हमारा,
और माइंड में क्या आता है, हमारी सोचने समझने की सलाहियत आती है, हम चीज़ें याद कैसे रखते हैं, हम फैसले कैसे लेते हैं, हम हमारे जज्बात आ जाते हैं कि हम जिसमें मोहब्बत है, नफ़रत है, गुस्सा है, उसमें शेम है, हसद है, गिल्ट है, और ये इस तरह के सारे हमारे जज्बात हैं, क्योंकि इंसान इनका भी एक मजमुआ है। तो वो हमारी साइकी है, यानी हमारी नफ्सियात है। तो इंसान जो है वो जिस्म और एक नफ्सियात, इन दो चीज़ों से बना हुआ है। तो मेंटल हेल्थ बेसिकली उन नफ्सियाती मसाइल को कहते हैं। ये हमेशा से इंसान के साथ है। ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ के बारे में अब हम बात कर रहे हैं तो ये कोई नई चीज़ है। ये नई चीज़ नहीं है, इसके बारे में अरस्तू और अफलातून तक ने बात की है, ठीक है। हम्म। और इसको हम आम तौर पे अगर जानते हैं तो अखलाकी बीमारियों के नाम पे भी हम जा सकते हैं। इवन उसके बाद हर मज़हब में भी इस पे बात की गई है। कुरान में बहुत खुल के हसद के बारे में, झूठ के बारे में, हम्म। गुस्सा है, नफ़रत है, मोहब्बत, इन सब जज़्बात पे कुरान ने भी हमें बात की है। तो दैट मीन्स कि आम तौर पे इनको अखलाकियात और इन चीज़ों पे भी कहा जाता है। तो ये जब इम्बैलेंस हो जाती हैं, जब हमारी चीज़ें थोड़ा हमें लगता है कि कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, और अब क्योंकि ये नॉलेज और ये फील्ड इतनी एडवांस हो गई, इतनी सोफिस्टिकेटेड हो गई है कि हम्म। ये इसके हमें हर एक इशू का अलग अलग से पता है। हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये मेंटल हेल्थ इस चीज़ से रिलेटेड है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है, इसका जिस्मानी बीमारियों से क्या ताल्लुक है, ये क्यों पैदा होते हैं, इनके इलाज क्या है, ये सब। तो इस वजह से फिर अब और सोशल मीडिया की वजह से, क्योंकि हर कोई इसके बारे में अवेयरनेस भी फैला रहा है, और इसके वजह से इंसान की जिस्मानी सेहत भी मुतासिर हो रही है। हम्म। और बाज़ दफ़ा जिस्मानी बीमारियों के साथ भी ये नफ्सियाती मसाइल हो जाते हैं। तो इन दोनों का भी आपस में बड़ा गहरा रिश्ता है। तो इस वजह से इन पे हर जगह पे सुनने को मिल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, और मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी ये ज़रूरी समझते हैं कि लोगों को पता हो ताकि उनके रिश्ते बच जाएँ। ये जो हम नार्सिसिज्म का आजकल बहुत हाँ। लफ्ज़ सुनते हैं, हर दूसरे को हम्म। पता है नार्सिसिस्ट क्या है, इसकी क्या बारीकियां हैं, क्या चीज़ें, ये सब नफ्सियाती रिसर्च से ही हमें हम्म। पता चला है। तो बस ये एक सिंपल वर्ड्स में ये है कि इंसान की एक जिस्म है और एक नफ्सियात है, और जो नफ्सियाती मसाइल होते हैं और वो उनको उनकी जो स्टडी है या उनके बारे में जो बात करना है उसे मेंटल हेल्थ कहते हैं। तो ये बस इसका इंग्लिश वर्ड है, अदरवाइज इट्स नथिंग न्यू। तो मतलब अब बेसिकली हमें वो चीजें नजर नहीं आ रही, ऐसी चीजें जो नजर नहीं आ रही वो यहाँ तक हमारी कनेक्टेड हमारे दिमाग के साथ, अब उसमें हमारी अखलाकियात कह लें से आप, बहुत सी चीजें, फीलिंग्स क्या किस्म की, वो सब बिल्कुल। चीजें हमारी यहाँ से आ रही हैं। तो यस। ऐसी, जैसे हम सबको पता है इसको हार्ट पेशेंट है, इसको डायबिटिक है, इसको ये प्रॉब्लम सब बता सकते हैं, ये टांग टूट गई है। यस। मेंटल हेल्थ के अंदर भी जैसे आपने बोला कि जर्नल ये चीजें, तो मेंटल में बीमारियों कुछ कॉमन नाम है, कुछ कॉमन चीजें हैं जो बहुत ही कॉमन है, जो हमें पता भी नहीं कि है, एग्जिस्ट करती हैं। बिल्कुल है, बहुत सारी हैं। जैसे डिप्रेशन, हर कोई अवेयर है डिप्रेशन है, इसमें इसमें स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है। ये बेसिकली सिम्टमेटिक भी होती हैं, यानी अलामात के तौर पे ज़ाहिर होती है, जिसको आम लोग कहते हैं ना, मुझे बड़ी परेशानी फ़ील हो रही है, मुझे हम्म। बड़ी बेचैनी है, मुझे बड़ी घबराहट है, मेरा आज दिल उदास है, मेरा आज कुछ करने को दिल नहीं कर रहा। तो ये जो लोग ये वाली अलामतें बताते हैं, ये बेसिकली समटाइम्स मेंटल हेल्थ कंडीशन से ही रिलेटेड होती हैं। तो इनके जो नाम हो सकते हैं वो यही हैं कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फोबिया, यानी किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर होना, नींद, बेख्वाबी जिसको कहते हम्म। हैं, फिर किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाना, किसी कोई अगर हादसा हो जाता है ज़िंदगी में या कोई नुकसान हो जाता है तो उससे निकल ना सकना, बिल्कुल उसकी समझ ही ना आना कि इंसान हम्म। इससे कोप कैसे करेगा। और पीटीएसडी होता है, यानी वो उसकी मुख्तलिफ सूरतों में वो ज़ाहिर होता है। लोग खुदकुशी क्यों कर लेते हैं, हालांकि लोग यही समझते हैं कि खुदकुशी जो बंदा करता है वो तो बिल्कुल ही शायद दीन से दूर हो जाता है, या एकदम पागल उसको लोग कह देते हैं, उसका दिमाग ख़राब हो गया था। तो उसके पीछे भी बहुत से मुहर्रिकात हैं, और ये एक बहुत सवेयर नफ्सियाती कह लें कि बीमारी की सूरत में होता है कि हम कर लेते हैं। फिर शिज़ोफ्रीनिया, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा कि नोटिस किया होगा, और आम लोग भी करते हैं, कि जो बहुत अजीबो गरीब बातें करते हैं, यानी कि वो कहेंगे कि हमें खुदा नज़र आता है, या हमें हम्म। हम्म। फलां चीज़ नज़र
नज़र आती है। हमें एक बंदा नज़र आया जो कि हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी हस्ती हो या सेलिब्रिटी हो और उसने हमें ये कहा है, तो वो लोग शिज़ोफ्रेनिया के हो सकते हैं या उनका डायग्नोसिस किया जा सकता है, क्योंकि वो उनके कुछ कंसिस्टेंट पैटर्न्स होते हैं और इनको डिल्यूजन्स और हेलुसिनेशंस कहते हैं। तो ये और उसके अलावा ऑटिज़्म है बच्चों में जैसे कह लें, और डिसलेक्सिया है जिसमें बच्चों को पढ़ने लिखने में मसले आते हैं, एडीएचडी है, बहुत वसी है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हैं। खाने के प्रॉब्लम्स हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, उनको कंट्रोल ही नहीं होता है। कुछ लोग बहुत कम खाते हैं, उनका खाने को दिल ही नहीं करता, तो वो सूख-सूख के कांटा हो जाते हैं, यानी इनको ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। ईटिंग डिसऑर्डर कहते हैं। उसके साथ कुछ लोगों की पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं, जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी होती है कि जो लोग बहुत ज़्यादा शक्की मिजाज होते हैं या अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। तो ये सब नफ्सियाती मसाइल में आता है, जो कि अमूमन हमें लगता नहीं है। हमें लगता है कि ऐसे ही एक बंदे को हम लेबल या जज कर देते हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड में ज़रूर कोई ना कोई उसकी रीज़न होती है। तो तो किसी इंसान को जैसे गुस्सा बहुत आता है और वो गुस्से हम्म में आपे से जो बाहर हो जाता है, ये भी बेसिकली किसी न किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन की वजह से होता है। तो अगर मतलब अगर देखा जाए, क्योंकि अब तक इतना मतलब मैं 40 साल का हो गया हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे रिश्तेदारों में, घर वालों में इसके बारे में इतनी कोई खास नो-हाउ है ही नहीं। नहीं तो है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए हुए 75+ ईयर्स हो चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस जो है फैलानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, यानी कि हमारे उस खित्ते के अंदर, पाकिस्तान, इंडिया और उस खित्ता जो है पूरा, उसमें कितना इम्पोर्टेंट लगता है आपको? आई थिंक हम लोगों को ना इसकी अवेयरनेस यहाँ के लोगों से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हम्म। और उसकी रीज़न ये है कि, और ये है भी बहुत मुश्किल काम, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और हम अगर इसके बारे में कहें कि अगर अभी हम अवेयरनेस फैलाएं भी और ओवरनाइट चेंज आ जाए, तो हमें बहुत नहीं, ये तो रियलिस्टिक पॉसिबल होना नहीं। पड़ेगा कि इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो लेकिन ये है कि ज़रूरी इस वजह से है कि इसकी वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। इसकी वजह से ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं की जा रही लोगों के पास। अब अभी भी देखें कि साइकेट्रिस्ट लाहौर, इस्लामाबाद, कराची के अलावा क्या नीचे इवन अगर हम्म पंजाब में देखो, इस्लामाबाद, लाहौर से बाहर आओ तो आपको शायद साइकेट्रिस्ट भी ना मिले, आपको हम्म कोई साइकोथेरेपिस्ट ही ना मिले, आपको कोई काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट ही नहीं मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसे मसलों के लिए डॉक्टर्स के पास जाएं, और डॉक्टर्स भी कोई बहुत लाइक ट्रेंड और इस तरह हों तो उन्हें आइडिया हो जाए कि अच्छा ये मसला है, जब कुछ और बीमारी समझ ना आ रही हो। क्योंकि इसके साथ हम अगर न्यू मॉम्स को देखें, जो कि बच्चा पैदा होने के बाद एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन है जो कि बहुत कॉमन है, उसकी वजह से उन माओं की अपनी ज़िंदगी ख़राब हो रही है, उसके बाद बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, क्योंकि हम्म वो अनट्रीटेड अनडायग्नोज जाता है। उनके रिलेशनशिप ख़राब हो जाते हैं, तलाक़ें बहुत ज़्यादा इस वजह से हो रही होती हैं क्योंकि वो एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। और फिर सास बहू की लड़ाइयाँ, झगड़े, हम्म तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो कि बहुत, इनके अगर हम गहराई में जाएं तो काफ़ी हद तक मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम्स यानी नफ्सियाती मसाइल निकल सकते हैं, क्योंकि लोगों को कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन नहीं आती है ना। लोगों को पता हम्म नहीं होता कि अगर ये मसला हो गया है तो उसको कैसे, क्योंकि बाज़ दफ़ा नींद नहीं पूरी होती, किसी वजह से स्ट्रेस होता है, काम का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, पैसों का स्ट्रेस है, वो होता है और बंदे को समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। और फिर कुछ लोग होते हैं कि उनका बिल्कुल काम करने को दिल ही नहीं करता, कोई उनका बिजनेस में इंटरेक्शन नहीं होता, कोई मोटिवेशन नहीं होती है। तो जिसकी वजह से मोस्टली लोग यही समझ रहे होते हैं कि शायद कोई जादू हो गया है, कोई तावीज़ हो गए हैं इसको, या नज़र लग गई है, हम्म और उसकी ये जस्टिफिकेशन दे रहे होते हैं। बट बैकग्राउंड में देखें तो उस इंसान को अगर हम चेक करें तो हो सकता है कि वो कॉन्स्टेंटली कहीं स्ट्रेस में रहा हो, या कोई ऐसी चीज़ हो जिसने उसका दिल बद कर दिया हो, यानी बददिल हो गया हो कि वो भी काम करने ही नहीं चाहता। फिर पेरेंटिंग में है कि हमारे मुल्क में अब्यूज़ बहुत कॉमन है, बच्चों को हर चीज़ हमने मार के, बुली करके, ये सब चीज़ें वो हैं। तो इसलिए हमारे मुल्क में तो ख़ास तौर पे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इस पे बात करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ लोगों की लाइफ़्स अफ़ेक्ट हो रही हैं और रिश्ते अफ़ेक्ट हो रहे हैं। जो एक चीज़ मैं इसमें देखती हूँ कि जो अभी के हर कोई इसको इसके अगर ऊपर बात भी कर रहा है तो मोटिवेशनल अंदाज में कर रहा है।
कि भाई फलां की मिसाल दे रहे हैं, फलां की मिसाल दे रहे हैं, ऐसे कर लें, वैसे कर लें। अब अगर आप 100 लोगों को एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के दावत दे रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, तो उसमें से सिर्फ 1 या 2 होंगे जो कि इंटरनली मोटिवेटेड होंगे और वो इतने होंगे कि उन पे असर हो जाएगा। बाकी सबके ट्रॉमास होंगे, कोई ऐसी चीज़ें होंगी कि जिनको उनको असल में उस मसले का पता होना ज़रूरी है। तो हमें फिर ये बताना ज़रूरी है कि अच्छा डिप्रेशन है तो उसकी ये अलामात हो सकती हैं, अगर स्ट्रेस है तो ये इस वजह से हो सकता है, ये उसकी अलामात हैं, ये उसकी वजूहात हैं और ये इसका ट्रीटमेंट है। इवन अगर आप ट्रीटमेंट के लिए नहीं भी जाते तो वो सेल्फ हेल्प के कौन से तरीके हैं। हम्म। मैंने अनफॉर्चुनेटली देखा है कि बहुत से जो इन्फ्लुएंसर्स हैं हमारे यंग, वो बात तो इस पे कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल चेंज, लेकिन सब इंग्लिश में कर रहे हैं। और हमारे कितने लोगों को इंग्लिश आती है? ज्यादा से ज्यादा एलीट चंद चंद बीकन हाउस हाँ, स्कूल में बिल्कुल जाने सही वाले बात है। बच्चों को आती होगी, दैट्स मैं इट। एक आप चीज सोचिए। मैंने एक और चीज, एक सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ मैं इस चीज में, कि एक चीज मैंने नोट की है कि मतलब इसमें तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जो बेसिकली प्रोफेशनल्स भी हैं, डॉक्टर्स यस, जितने भी हैं हमारे जो हमें ट्रीट कर रहे हैं पाकिस्तान में। उनके पास कोई पेशेंट जाता है, बोलता है मुझे नींद नहीं आ रही, बोलते ये नींद की दवा खा लो, छुट्टी। यस। मतलब इज राइट राइट अप्रोच? आई थिंक वो थोड़े बहुत सवाल पूछते हैं। और इसमें ये है कि पेशेंट को मतलब अगर नींद नहीं आ रही तो उसके बारे में थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल्स पूछने की ज़रूरत होती है कि अच्छा नींद नहीं आ रही तो कितने अरसे से नहीं आ रही, और नींद नहीं आने से आपकी क्या मुराद है, कि बिल्कुल नहीं आती पूरी रात, या टुकड़ों में आती है, या आप सोते हैं कुछ घंटे उसके बाद उठ जाते हैं दोबारा नहीं आती, या आप अगर पूरी रात नींद नहीं आती तो कहीं पूरा दिन तो नहीं सोते, या मतलब नींद की भी इस तरह के रिलेटेड बहुत से अंदर एग्जैक्टली। क्वेश्चन हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। और जब वो हम इस तरह के सवाल करेंगे तो उसमें बहुत से उन सवालों से ही हमें जवाब मिल जाता है, और हो सकता है कि उस पेशेंट की हमें फिर कुछ लाइक अगर इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो हमें उसके फर्दर लाइक फिजिकल टेस्ट कराने पड़े, जैसे उसका कोई शुगर टेस्ट हो सकता है, उसका कोई ब्लड टेस्ट हो सकता है, उसका कोई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और अगर खवातीन है तो उनके ये देखना पड़ता है कि मीनोपॉज की एज तो नहीं है ये वो। वैसे कोई स्टूडेंट है तो उसकी क्या रीज़न, तो हर एज के लिहाज से हमें उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करना होता है, और फिर उसके बाद हमें उसकी सिविरिटी को देखते हुए, ये नहीं है कि अगर एक इंसान सिर्फ 1 हफ्ते से नहीं सोया या 1 महीने से नहीं सोया लेकिन वो रात को नहीं सोता दिन को सो रहा है तो उसको मेडिसिन देने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ इतना कहने की ज़रूरत है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करो, आप अपनी नींद का साइकिल रिवर्स करो, कि आप रात को कह रहे हो मुझे नींद नहीं आती लेकिन दिन पूरा सो रहे हो, तो फिर हाँ, आपको पूरा रात सो को रहे तो थे। नींद नहीं आएगी ना। एग्जैक्टली तो सही बात है। या फिर ये है कि हम लोगों को ये कह लें कि आप एक्सरसाइज करें, आप अपने नींद का एनवायरनमेंट ठीक करें, आप रात को खाना हैवी नहीं खाएं, पूरी रात आउटिंग नहीं करें, अगर किसी का काम ऐसा है तो वो कोशिश करें कि दिन वाली शिफ्ट्स ले लें। तो इस तरह की हम चीज़ें चेंज करके देख सकते हैं रादर देन जस्ट इन फर्स्ट, क्योंकि उससे फिर क्या होगा कि वो इंसान उस पर डिपेंडेंट होता जाएगा ये और मेरा जो वो। एक एक एक्सपीरियंस रहा है, जो अभी तक जो मैं देखता हूँ मेंटल हेल्थ के बारे में, जो हम डिस्कस करते हैं या नहीं जो एक तो डिस्कस करें ग्रुप अलग है, एक जो नहीं डिस्कस करता उनके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन है। वो नंबर वन, या तो कहते हैं आप तो बिल्कुल ठीक है, आप मेंटली सेन है, सेकंड आप तो पागल है। देयर इज या नो थर्ड ऑप्शन, देयर इज नो थर्ड थिंग। तो वो जो अप्रोच है, वो जो मेंटल टॉर्चर है उस पेशेंट के ऊपर, वो किस तरह अफेक्ट कर रहा होता है उसको? Yeah, very good question and very relevant to our context. कि हमारे वही लैक ऑफ अवेयरनेस फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म। कि लोगों को पता ही नहीं है कि अगर किसी के साथ कोई मसला है, कि जैसे उनका दिल नहीं कर रहा, बहुत अरसे से एक इंसान आइसोलेटेड है और बहुत ज़्यादा फैमिली के साथ ही नहीं उठ बैठ रहा, या बहुत चिड़चिड़ा है, या उसमें कोई भी ऐसी ना चीज़ें जो आपको लग रही हैं कि ये नॉर्मल रही हैं, तो बजाय इसके कि हमें उसको छोड़ देने के और इस तरह की चीज़ें समझने के, हम एक्सप्लोर करने के बजाय या तो सीधा सीधा डिसमिस कर देते हैं कि नहीं इसके साथ तो कोई मसला नहीं हो रहा, हम्म। ड्रामेबाजी कर रहा है, किसी लड़की का चक्कर होगा। या फिर अगर लड़की है तो इसको हाय नज़र लग गई, या कोई साया पड़ गया, या कुछ ऐसा हो गया। और या फिर दूसरा ये कि दीन से दूरी है, इसको नमाज पढ़ाओ या हम्म। इसको कुरान की तरफ लाओ, ये वो सब चीज़ें। लेकिन अगर
कह भी दो कि इसके साथ कोई नफसियाती मसला हो जाता है तो लोग डर जाते हैं एकदम से, क्योंकि स्टिग्मा बहुत ज़्यादा अटैच है। लोगों को लगता है कि नफसियाती मसले का सीधा सीधा मतलब ये है कि ये इंसान पागल हो गया है और अब हम्म ये बिल्कुल नाकारा हो गया है, अब और बदनामी हो गई है, क्योंकि इसका तो ना किसी को बताना है, ना इसके बारे में किसी से जिक्र करना है, और पता ही नहीं कि इसका इलाज भी होना है। और अनफॉर्चुनेटली फिर उस इंसान से के साथ ऑल टुगेदर रवैया ही चेंज हो जाता है कि उसको हम ट्रीट ही खुदा नहास्ता पागलों की तरह करना शुरू कर देते हैं हम्म कि उसकी कोई भी वो बात कहेगा उसकी बातों को डिसमिस किया जाएगा, उसको सुना नहीं जाएगा, उसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड ही नहीं किया जाएगा, ना वैलिडेट किया जाएगा। तो वो इंसान फिर वर्स से वर्स होता जाता है। और इसीलिए एक्सट्रीम केसेस में ऐसे लोगों की हमने ज़िंदगियां खराब होते देखी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ हमारे अपने हम्म रिलेटिव्स में। मैं तब बहुत छोटी थी, अभी आई थिंक 8th या 9th क्लास में थी। तो एक बहुत क्लोज हमारे फैमिली मेम्बर्स थे, तो लड़की की शादी हुई और शादी की फर्स्ट नाइट ही वो अपने हस्बैंड से डर गई। और उनके हस्बैंड कहते हैं कि अभी तो सिर्फ मैं रूम में एंटर हुआ था और वो बहुत डर, इतना वो सख्त डरी। अब पता नहीं उनका क्या ट्रॉमा था कि वो डरी कि उन्होंने कहा, चीखना शुरू कर दिया। खैर उनको सुबह तक उन्होंने वेट किया, उनके घर वाले गए तो उन्होंने कहा कि इनके साथ तो ये हुआ है। तो वो ले आए। उसके बाद वो लड़की कभी ना वो बोली है और ना ही वो उस घर में वापस गई है। और सोचें कि उसको सिर्फ चंद डॉक्टर्स को दिखाया और उसके बाद उस बच्ची को छोड़ दिया। इंतहाई हम्म खूबसूरत लड़की थी, पढ़ी लिखी लड़की थी, लेकिन जिंदगी में पता नहीं उसके साथ क्या हादसा हुआ था कि कभी किसी ने एक्सप्लोर करने की कोशिश ही नहीं की। इवन शादी हम्म से पहले भी उससे नहीं पूछा गया, जो कि नहीं मोस्टली लोग पूछते कि भाई कोई आप शादी के काबिल हो या क्या है। नहीं, बस शादी हो गई। बट हाँ जैसे ही ये शादी हुई, अब जाहिर है नुकसान घर वालों का भी हुआ। उन लोगों ने बहुत तरह की बातें भी बनाई ये वो। तो अब मुझे समझ आता है कि उस बेचारी के पता नहीं कौन से ऐसे लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ होगा कि जिससे वो इतनी ट्रॉमाटाइज थी कि वो हम्म एक मर्द से या शादी के नाम से ही डर गई। और फिर उसके साथ क्या हुआ कि कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ और उसको सब ने चली कह के और एक कोने पे लगा दिया। और अब आई थिंक शी इज इन हर लाइक probably 50s एंड शी इज स्टिल lying around the house and अगर कोई खाना दे दे तो दे ले। शी वॉज एब्सोल्युटली नॉर्मल गर्ल। और थोड़ा बहुत अगर इंटरवेंशन होती तो शी कुड कम बैक टू लाइफ, लेकिन लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से किसी को इर्द गिर्द पता ही नहीं था कि इसको कहते कि इसको किसी माहिर नफ्सियात को दिखा हाँ लो, इसकी कोई साइकोथेरेपी ले लो, कुछ इसी को इसको किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखा लो। और अनफॉर्चुनेटली ये है कि इस मामले में अव्वल तो कोई लेके नहीं जाता और फिर ट्रीटमेंट पे भी इतना, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट स्लो होता है। मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट के बारे में जो याद रखने वाली चीज़ है, I think I will advise this to my listeners and viewers कि प्लीज़ अगर किसी को मेंटल हेल्थ इशू हो जाता है तो पहले तो ये कि हेल्प के लिए जाएं। जो भी आपका डॉक्टर है, साइकेट्रिस्ट है, उसकी बात माने, फिर साइकोथेरेपीज कराएं और फिर पेशेंस के साथ कराएं। कि उसमें हम्म ऐसा नहीं है कि आपने गोलियां खाई और आप ठीक हो जाएंगे। इसमें महीने लग सकते हैं, 6 महीने, 4 महीने, साल। और वो भी तब जाके फ़र्क पड़ेगा जब आप रेगुलर हर अपॉइंटमेंट पे जाएंगे, हर सेशन में जाएंगे। तो ये अनफॉर्चुनेटली अभी हम इन चीज़ों से बहुत दूर हैं। और अभी समझ लें कि अगर ऐसी चीज़ें कहीं नज़र भी आ रही हैं तो वो सिर्फ एलीट लेवल पे हमें नज़र आ रही है, हम्म या जहाँ पे कोई बहुत हाई फाई एजुकेटेड हो, उसको अवेयरनेस हो, तो तब मैसेज में इट्स और इस तरह लोगों की जिंदगियां इसमें खराब भी हो रही हैं। तो एक चीज मैं एक और सोच रहा था कि अगर एक टॉपिक से सोच रहा हूँ मैं कि बहुत सारी बीमारियां हैं मेंटल हेल्थ का, हमें स्पेसिफिक मुझे थोड़ा सा पूछना था आपसे जी जी। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में। यस। ये बाइपोलर डिसऑर्डर क्योंकि नाम से लगता है कि दो पोल्स हैं, बाइपोल्स हैं, तो क्या मतलब ये किस तरीके चलता है, क्या है बाइपोलर डिसऑर्डर, है क्या एक्चुअली में और क्या है ये? वेल अभी डिप्रेशन, सारे इसके नाम से अवेयर हैं। हम्म डिप्रेशन एक मूड डिसऑर्डर है बेसिकली। जो हम, जैसे अब मैं नॉर्मल बैठी हुई हूँ, ठीक है, मैं हम्म अपने नॉर्मल आपको नजर आ रही हूँ कि मेरा मूड अच्छा है, मैं अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ। यही अगर मेरा मूड जो है वो ऐसा हो जाए कि मैं बिल्कुल यूं बैठी हूँ हम्म और मुझसे आप 10 बार बात करते जाएं, हाल पूछें तो मैं सिर्फ इतना कह दूं, आप पूछें मेरा क्या हाल है तो मैं कहूँ ठीक हो। हम्म
आप पूछें कि अच्छा आप कोई काम करती हैं, तो ये एक बिल्कुल वो स्टेट नहीं है कि जो मेरी नॉर्मल स्टेट होगी, ठीक है? हम्म। मैं अगर नॉर्मल कोई मतलब मैं मेरा अच्छा मूड होगा तो मैं जवाब दूँगी जी मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ और मेरे चेहरे पे एक्सप्रेशंस भी होंगे, ये वो होंगे। लेकिन जो जब यही मूड हमारा थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हमारा जो मूड होता है ना वही दूसरे को इंडिकेशन देता है कि ये इंसान खुश है या उदास है या जो भी इसका चल रहा है क्योंकि वो हमें थोड़ा नॉर्मल ज़ाहिर करता है और हम अपने मूड की बेस पे ही हम चीज़ें करते हैं क्योंकि अक्सर हम कह भी रहे होते हैं ना कि भाई मेरा मूड नहीं है, मैं ये नहीं करना चाहता या आज मेरा दिल नहीं कर रहा या आज मेरा मैं अच्छा फील नहीं कर रहा, तो वो सारी हमारी मूड स्टेट्स होती हैं। तो बेसिकली डिप्रेशन में क्या होता है कि हमारा जो मूड होता है ना वो बिल्कुल ही ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा लो हो जाता है और हम ना खुश फील करते हैं, ना किसी चीज़ में इंटरेस्टेड फील करते हैं, ना एक्साइटेड फील करते हैं और किसी किस्म के हम कोई एक्सप्रेशंस नहीं देते बल्कि हमारा फेस बिल्कुल फ्लैट होता है क्योंकि जब हमारे चेहरे पे लाइक हमारा जो मूड होता है ना वो कहते हैं ना कि इंसान के चेहरे से भी जाहिर हो जाता है कि वो हम एक्सप्रेशन सब कुछ दे सकते हैं, ऐसे इंसान का नहीं होता। अब इसी डिप्रेशन की दो किस्में हैं। एक तो ये लाइक नॉर्मल डिप्रेशन होता है जिसमें कंसिस्टेंटली एक इंसान का यानी कुछ अरसे तक 2 वीक से लेके कुछ महीनों तक अगर मूड एक ही जैसा रहता है कि वो इंसान ना किसी से बात कर रहा है, ना किसी काम में इंटरेस्ट ले रहा है, ना अपनी लुक आफ्टर कर रहा है और जो है वो अकेला-अकेला रह रहा है और चेहरे पे भी कोई एक्सप्रेशंस नहीं है और बात-बात पे शायद रो भी पड़े। तो फिर देखना चाहिए कि ये इसको कहीं डिप्रेशन तो नहीं है और डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अब इसी डिप्रेशन के अंदर अब अगर एक इंसान है लाइक जिसको डिप्रेशन है लेकिन उसका मूड सम टाइम्स तो इसी तरह है कि बहुत लो है। लेकिन आपने देखा कि हाँ, कुछ अरसे बाद उसी इंसान का मूड इतना एलिवेटेड है कि वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और बहुत ज़्यादा लाइक के फन और पार्टी लविंग है। हम्म। इसको बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। बाइपोलर का मतलब होता है कि मूड के 2 पोल्स हैं, ठीक है? हम्म। यानी है डिप्रेशन ही ये, लेकिन इसके मूड जो हैं वो इस तरह जैसे कह लें कि जैसे ये एक पोल है और इस साइड को कह लें कि लो मूड है और इस साइड को कह लें कि हाई मूड है। तो यहाँ मिडल में जो नॉर्मल होगा लेकिन जो लो वाले होंगे वो कह लें कि डिप्रेसिव मूड में आ जाएँगे और जो हाई वाले होंगे वो मैनिक भी इसको कहते हैं या हाइपोमेनिया भी कहते हैं। वो इसमें आ जाएँगे बाइपोलर में और इसमें क्या होगा कि इनकी जो सिम्पटम्स हैं ना, ये जो अलामात हैं ये स्विच होती हैं। कभी यानी इस पोल पे आ जाती हैं, कभी इस पोल हम्म। पे आ जाती हैं। यानी कभी डिप्रेसिव पोल है जो कि लो मूड है, लो मूड स्टेट है और वो कई हफ्तों तक रह सकती है। और अगली दफ़ा अगर उन्हें ये मूड स्विंग्स या ये बाइपोलर का अटैक होगा तो वो इस तरह के एलिवेटेड मोड में आ सकती है और वो इतनी अनकंट्रोलेबल होती है कि आप जो मर्जी करें उस इंसान का वो मूड शायद ठीक ना हो और उसी में फिर वो थ्रिल सीकिंग, फिर एडवेंचरस काम और इस तरह की सारी वो चीज़ें कर जाते हैं कि जो कि वो शायद नॉर्मल हालात में नहीं करें क्योंकि एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसको पता होता है कि उसने खुशी या एक्साइटमेंट किस हद तक शो करनी है और उसने अगर वो अपसेट भी है तो उसने मतलब तन्हाई में है तो बाहर कैसे बिहेव कर लेना। लेकिन जो बाइपोलर वाले होते हैं उन पे अगर ये हाइपोमेनिया वाली फेज़ आई होती है तो फिर वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली ये डिप्रेशन की ही एक दूसरी फ़ॉर्म है। डिप्रेशन क्योंकि बहुत कॉमनली हम सुनते हैं, बहुत ज़िक्र इसका हम्म। किया जाता है। बाइपोलर इसकी एक सब फ़ॉर्म है। जैसे कह लें ना कि दिल की एक बीमारी होती है। तो अब दिल की बीमारियों में बहुत सी किस्में होती हैं। बहुत सारी चीजें एग्जैक्टली। दिल का वाल्व बंद होगा, किसी के जो है वो उसमें स्टंट डलने की ज़रूरत होगी, किसी का कोई मसला होगा। तो इसमें भी डिप्रेशन में भी ये एक इसकी सब फॉर्म है या एक इसकी दूसरी किस्म है जो कि हर एक जिसको डिप्रेशन हो उसको नहीं होती, लेकिन कुछ को जिनको डिप्रेशन हो उसको साथ बाइपोलर भी होता है। यानी उसकी यही डिप्रेशन वाली अलामात जो हैं वो कभी लो मूड और कभी हाई मूड में स्विच हो रही होती हैं। तो इसको बेसिकली बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो अगर मैं देखूं किसी किसी में मिलूं किसी बाइपोलर से फॉर या एग्जांपल, तो हो सकता है कि वो मिडिल में भी हो, नॉर्मल भी हो, कि या कभी ऊपर है कभी नीचे, मिडिल में नॉर्मल चलता रहे। आई डोंट नो, बिल्कुल ऐसा भी होता है ऐसे क्या? होता है क्योंकि ये नहीं होता कि वो
लाइक सालों तक एक ही फेज में रहेंगे। ये फेजेस आ सकती हैं लो मूड की, जैसे कुछ हफ्ते या महीने रह सकती हैं। इसी तरह एक्साइटमेंट वाली कुछ हफ्ते, और किसी टाइम वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं, आपको पता भी नहीं चलता कि इनको बाइपोलर फेज है या कुछ ऐसा है। तो यस, इसी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है ना, उसमें टाइम लगता है, क्योंकि सबसे पहले ये देखना है कि वाकई डिप्रेशन है, और फिर डिप्रेशन है तो कौन सी सिम्टम्स कंसिस्टेंटली ज़ाहिर हो रही हैं। अब अगर पहले खाली लो मूड वाली हो रही हैं और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो हो सकता है अगले साल या 6 महीने बाद मैनिक वाली शुरू हो जाए, यानी हाइपोमेनिया वाली शुरू हो जाए, हम्म। जो एक्साइटमेंट वाली होती है। तो इस वजह से फिर इसको एग्जैक्ट इसका जो डायग्नोसिस होता है ना, उसको करने के लिए भी हो सकता है साल, 6 महीने, 2 साल, 3 साल लग जाए, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे इसकी सिम्टम्स ज़ाहिर होती हैं। तो समटाइम्स इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन और टाइम इसमें के आई साथ थिंक होता दो है। दो कैटेगरीज आती हैं शायद, 1 और 2 आई थिंक इसमें आती है ना बाइपोलर जी में जी। शायद। हाँ लगता जी है जी। जैसे जैसे डायबिटिक, मतलब डायबिटिक 1 डायबिटिक 2 है, तो इसमें भी शायद 1 2 है शायद। बिल्कुल, इसमें है बाइपोल बीपीडी, BD1 और BD2, और वो भी इसकी हम्म। सिम्टम की सवेरी आई थिंक थोड़ा कम सवेयर होती है, मॉडरेट होती है, और एक सवेयर होती है। हाँ हाँ। आई थिंक ये इसका थोड़ा डिफरेंस है। आई डोंट नो मच इनटू डिटेल, बट यस, दिस इज तो हाउ। घर वाले के मतलब जो घर में रहते हैं, मेरी वैसे अगर अगर कोई घर में लोग हैं, आपके अम्मी अब्बू बहन भाई, क्या उन वो लोग देख सकते हैं इस चीज को भी कि मतलब ये चीज आ रही है जा रही है बंदे पे मतलब? आई थिंक यस, अगर तो थोड़े पेरेंट्स ऐसे हों जो कि बच्चों के साथ कनेक्ट करते हों, जो कि थोड़ा सा जिनका होता है ना कि ध्यान होता हो बच्चों की, ख़ास तौर पे लेके औलाद में, उसमें ज़्यादातर ये एडल्ट्स में, टीन एज से वैसे ये स्टार्ट हो जाता है। तो आई थिंक हमारे कल्चर में ये थोड़ा कम है कि इसकी अवेयरनेस है। लेकिन कुछ समटाइम्स ना एक्सट्रीम बिहेवियर्स होना शुरू हो जाते हैं, ख़ास तौर पे वो जो लड़का या लड़की है अगर अनमैरिड है और हर वक्त पेरेंट्स के सामने रहते हैं, तो पेरेंट्स कुछ चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई एकदम से ये ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है, ऐसे क्यों हो रहा है। कि जैसे लड़का है और वो उसकी अगर बाइपोलर है और वो हाइपोमेनिया फेज में है, तो वो बहुत ज़्यादा घर से बाहर रहेगा। इसमें मोस्टली जो है वो ये ड्रग एडिक्शन भी शुरू हो जाती है इसमें। हम्म। थ्रिल सीकिंग के लिए लड़के जो है ना वो स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो कुछ भी एडवेंचरस ट्राई कर सकते हैं, और उनको इतने जोश आया हुआ होता है, उनके हार्मोन्स इतने इम्बैलेंस होते हैं कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पता चलता, उनका दिमाग इस चीज़ को परसीव नहीं कर सकता कि ये चीज़ डेंजरस हो सकती है। तो आपने देखा होगा कि शराब शुरू हो सकती है पीनी, और वो भी ऐसे ही लाइक फन के लिए ना, जिसको हम्म। रिक्रिएशनल लाइक थ्रिल चाहिए आपको, बेसिकली थ्रिल स्मोकिंग या चाहिए। ड्रिंकिंग कहते हैं, वो शुरू हो सकती है। फिर लड़कियों के चक्रों में या इस तरह की चीज़ें अक्सर ये लोग कर जाते हैं, कोई भी ऐसा डेंजरस बिहेवियर्स। तो पेरेंट्स का बहुत ज़रूरी होता है कि वो नज़र रखें कि एकदम से अगर अब्रप्ट चेंजेस आती है ना बच्चे के मूड में, और उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है या करियर डिस्टर्ब हो रहा है या रिलेशनशिप, तो ये वो इंडिकेटर्स होते हैं जिन पे नज़र रखनी ज़रूरी होती है, और जिनसे पेरेंट्स को पता चल सकता है कि हमें इसके लिए कोई मसला नज़र आ रहा है। फिर उससे बात करें, अगर समझ नहीं आता तो डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाना फिर ज़रूरी होता है, कि ताकि वो चेक कर सके, क्योंकि इसमें ईटिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, खाने पीने की रूटीन, सोने की, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत होती है। मतलब ऐसे बीमारियां तो मतलब उनकी कोई एज लिमिट नहीं होती, का एज होती है कि जब स्टार्ट हो जाएगा ये हो जाएगा, मतलब इस तरह की बीमारी बाइपोलर फॉर एग्जांपल अगर ये है, तो इसके अंदर कोई एज फैक्टर भी है कि भाई इस एज के बाद मतलब आना शुरू होता है या नहीं, मतलब कभी भी हो सकता है, बस ये 12 साल के वैसे बच्चे तो को भी हो हर सकता है? एज में ऑनसेट इसका हो सकता है। बच्चों में एज सच मुश्किल होता है इसको देखना, लेकिन टीन एज से ज़्यादा स्टार्ट होता है, हाँ क्योंकि ओके। बच्चों में ज़्यादा अगर डिप्रेशन आएगा भी तो वो किसी ट्रॉमा के बाद ही आता है, ठीक है। जैसे कोई उनको ट्रॉमा होगा तो इसका। कोई फिजिकल या सेक्सुअल या इस तरह का कोई ट्रॉमा हो तो वो उसके बाद आता है। लेकिन ज़्यादा ये टीनेज स्टार्ट में, टीनेज से, बल्कि टीनेज में इसके जो सुइसाइड होती है उसका रिस्क भी ज़्यादा होता है इनमें। टीनेज में डेंजरस बिहेवियर का रिस्क भी ज़्यादा होता है इनमें, और उसमें फिर क्योंकि और ऑलरेडी टीनेज हार्मोन्स थोड़े हाइपर हुए होते हैं, तो ऐसी स्टेज में फिर पेरेंट्स के लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और अदरवाइज़ ये टीनेज की एज में फिर 30s 40s 50s, इवन कुछ लोगों को तो 50s के बाद भी डायग्नोज हो सकता है। सो इट कैन बी डायग्नोज्ड एट एनी एज आफ्टर टीनेज, या। तो
अब जैसे इस तरह के जितने भी मेंटल मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे बाइपोलर डिसऑर्डर है, तो इससे कोई अगर मैं देखूं कि आपके रिलेशनशिप्स हो गए, पेरेंट्स मतलब वाइफ हस्बैंड वाइफ हो गए, या पेरेंट्स हो गया, भाई बहन के रिलेशनशिप्स हो गए, या उनकी डे टू डे लाइफ होती है, वो किस तरीके से अफेक्ट होती है, या जॉब उनकी कैसे अफेक्ट होती है, इसमें कोई चीज़ है, या तो उनको लगता है कि मतलब आ, आप कर सकते हैं एज अ नॉर्मल पर्सन भी एज वेल, या तो बस आप क्या मतलब, जैसे एक नॉर्मल बंदा है वो जॉब कर रहा है, और एक कोई जिसको मेंटल डिसऑर्डर है वो जॉब करने जा रहा है, इसमें कुछ डिफरेंस है? आई थिंक यस, अगर तो उनकी मतलब जब तक अटैक नहीं आएगा, और डिपेंडिंग ऑन इट्स सेवेरिटी, अब जैसे क्योंकि हम्म। डिप्रेशन के भी 3 लेवल्स होते हैं ना, माइल्ड, मॉडरेट एंड सेवेयर। हम्म। तो जो सवेयर होती है उसमें तो लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, उसमें इंसान के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारना, उसकी एक्टिविटीज़ करना, और ख़ास तौर पे अगर उसको वो मेडिकेशन पे नहीं है तो और कुछ मतलब टाइम के लिए उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। ऐसे लोगों की जॉब्स, बिजनेसेस सब अफेक्ट हो जाते हैं, इवन रिलेशनशिप्स तक अफेक्ट हो जाते हैं। हम्म। लेकिन जो माइल्ड और मॉडरेट वाले होते हैं वो तो काफ़ी हद तक नॉर्मल अपनी लाइफ फंक्शन कर सकते हैं, अनलेस कि उनकी भी जो बाइपोलर स्टेट्स हैं वो फिर अगर एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाना शुरू कर दे। तो इट हम्म। ऑल डिपेंड्स कि कौन सी लेवल ऑफ सेवेरिटी क्या है, यानी इस मर्ज की शिद्दत क्या है, और उसके बाद फिर ट्रीटमेंट की या डायग्नोसिस की स्टेज क्या है। लेकिन सवेयर में यस, अगर वो लोग कर भी रहे हैं, जब मूड्स स्टेबलाइज्ड हैं तो वो ऑब्वियसली रन कर सकते हैं अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग और नॉर्मल लाइफ। लेकिन जब इनका लाइक हाइपोमेनिया फेज आई होती है या बहुत लो मूड वाली फेज आई होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसे लोग बहुत स्विफ्टली करियर स्विच कर रहे होते हैं, जॉब्स चेंज कर रहे होते हैं, और रिलेशनशिप स्ट्रगल्स भी इन लोगों को होती हैं, और ओपन अप होने में भी इनको प्रॉब्लम्स होते हैं क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, कुछ मेडिकेशन के असरात भी होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कि कुछ हम्म। लोगों को नींद बहुत आ सकती है और दवाइयों की वजह से, और वो फिर जब अगर ज़ाहिर है उसके बाद सोए रहेंगे तो उनकी फिर डे टू डे लाइफ अफेक्ट होती है, फैमिली लाइफ भी डिस्टर्ब होती है, सब तो ज़ाहिर है इसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होते हैं, और जितनी ज़्यादा अर्ली इंटरवेंशन इसमें शुरू कर दें वो बेहतर रहता है। तो थे अब जैसे हम जैसे हम जब बात करते हैं नॉर्मल बीमारी की बात करते हैं, जैसे अगर मेरे हार्ट प्रॉब्लम है, या मुझे डायबिटिक होने वाला है फॉर एग्जांपल, या हार्ट प्रॉब्लम, तो उसका एक होता है कि ठीक है, अगर आप ये मेडिसिन लेना शुरू कर दें, या ये आप ट्रीटमेंट शुरू कर दें, तो आप उसको पॉज कर सकते हैं या उसको थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। तो क्या मेंटल हेल्थ में भी ऐसा ही है कि हम ट्रीटमेंट के थ्रू उसको स्लो डाउन कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, और गुड न्यूज़ ये है कि हर मेंटल हेल्थ कंडीशन में आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। हम्म। आपको बस थोड़ी-सी काउंसलिंग से आप ठीक हो सकते हैं, थोड़ी-सी सेल्फ हेल्प यानी अपनी रूटीन चेंज करें, अपने खाने-पीने की रूटीन, सोने-जागने की रूटीन, अगर किसी चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, अपनी माइंडसेट चेंज कि क्योंकि बाज़ दफ़ा हमें थोड़ा-सा अपना सोच बदलने की ज़रूरत होती है और हमारी लाइफ़ चेंज होना शुरू हो जाती है। हम्म। हमें एक अपने दिमाग को एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। मेडिकेशन सिर्फ सीवियर स्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाए कि इंसान जो है ना वो बिल्कुल उसे लगे कि अब मेरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो फिर उस हार्मोनल एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने के लिए मेडिसिन दी जाती है। इसी तरह एंजाइटी की सीवियर फॉर्म जैसे पैनिक अटैक्स जिनको आते हैं, या जिनको थोड़ा वो फोबिया या इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उनको मेडिसिन भी दी जाती है। अदरवाइज नॉर्मल एंजाइटी में लोग फंक्शन कर लेते हैं, लाइक उसमें इतना बड़ा इशू नहीं होता। थोड़ा सा आपने उसमें कुछ चीज़ें खुद से करनी होती हैं तो ठीक हो सकते हैं, और या फिर डिप्रेशन में गोल दवाइयाँ खानी होती हैं, साइकोटिक डिसऑर्डर्स में जैसे हम्म। शिज़ोफ्रेनिया हो गया और डेलूजन्स, हेलुसिनेशंस, इसमें आपने मेडिकेशन करनी होती है। तो हर एक में मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये है कि नो डाउट मेडिकेशन के साथ सिम्पटम्स कंट्रोल हो जाती हैं, सिम्पटम्स बेहतर भी हो जाती हैं क्योंकि उससे नींद आती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं, ब्रेन में जो वो हार्मोन डोपामीन वगैरह है, सेरोटोनिन है, इन सब की एक्टिविटी नॉर्मल होती है।
तो इंसान बेहतर हो सकता है। इसलिए दवाई लेने से घबराना नहीं चाहिए। बहुत मिथ्स हैं इससे रिलेटेड भी, स्टिग्मास हैं कि लोग समझते हैं कि अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंग्जाइटीज़ लेंगे तो हम उसी पे पड़ जाएंगे। वो उसी पे तब आप पड़ेंगे जब आपको डॉक्टर ने सिर्फ 2 हफ्ते के लिए खाने की दी है और आप 4 महीने खाते जा रहे हैं और डॉक्टर के पास वापस नहीं गए हैं। तो हाँ। ज़रूरी है कि अगर डॉक्टर ने 2 हफ्ते के लिए कही है तो सिर्फ 2 हफ्ते खाएं, खुद से नहीं छोड़ें। खास तौर पे बाइपोलर या डिप्रेशन की जो दवाइयाँ होती हैं वो अगर आप खुद से छोड़ देंगे, डॉक्टर के पास वापस जाए बगैर कि भई अब हमने क्या फ़ीस भरनी, अब तो हमें आराम है, हम खुद ही छोड़ देते हैं, उससे वो मर्ज़ आपका ज़्यादा शिद्दत से वापस आ सकता है। हर एक हम्म, में शायद ना आए, लेकिन मोस्टली लोगों में वो ज़्यादा शिद्दत से वापस आ सकता है और फिर वो आपको ज़्यादा शिद्दत से डिस्टर्ब कर सकता है। और उससे क्या होगा कि अगर आपको आराम आ गया है, आप वापस डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको जो दवाई आप शायद पहले वही वाली फॉर एग्ज़ाम्पल 20 mg अगर आप डेली खा रहे थे, तो वो आपको 20 mg पे ही रखेगा, लेकिन कहेगा 1 दिन छोड़ के खा लो, यानी उसको आहिस्ता-आहिस्ता हम्म, कम कराएगा। हाँ, लेकिन अगर आपने खुद से छोड़ दी और आपकी सिम्पटम्स शिद्दत के साथ वापस आ गई, तो डोज़ आपकी जंप करके ऊपर चली जाएगी वही। और वो आपके लिए फिर ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी लेके आएगी। तो इसलिए एडवाइस यही होती है, और प्लीज़ कि अगर कोई खाए ये दवाइयाँ, डॉक्टर्स ख़ास तौर पे देते हैं, तो सिर्फ़ उतनी खाएँ जितनी डॉक्टर ने कहा है, ना उससे कम, ना उससे ज़्यादा। फिर वापस जाएँ, अपनी अलामात बताएँ, वो आपसे पूछेंगे, फ़र्क है, नहीं है, उस हिसाब से वो फर्दर डोज़ देंगे। तो ये जो खुद से दवाइयाँ छोड़ने का ट्रेंड हमारे मुल्क में है, खुद से इलाज करने का, सेल्फ मेडिकेशन का, ये बाज़ दफ़ा बहुत मेडिकेशन। डेंजरस होता है। फिर लोग इल्ज़ाम ज़ाहिर है डॉक्टरों को ही दे रहे होते हैं कि फ़र्क तो पड़ा नहीं, चलो किसी अब और डॉक्टर जैसे के पास जाते हैं। अब जैसे एक और चीज है, जैसे हमने बात कर ली अब कि पेशेंट के ऊपर, कि पेशेंट क्या कर रहा है, पेशेंट ये कर रहा है, पेशेंट। जी, अगर हम बात करें फॉर इसके, जैसे उसके राउंड सराउंडिंग में जो उसके लोग हैं, यस। अगर वो सस्पेक्ट करते हैं भाई इसको कोई प्रॉब्लम है, तो हुँ, वो उस चीज को कैसे अप्रोच करें, ताकि, क्योंकि अगर मैं किसी को यार तुम्हारे लगता है तुम्हारी मेंटल कोई प्रॉब्लम चल रही है, डॉक्टर फौरन ऑफेंडेड हो जाएगा बंदा, उसको या। लगेगा नहीं भाई। तो हम किस तरीके से ऐसी चीजों को, बहुत ही सेंसिटिव चीजों को अप्रोच कर सकते हैं? ये मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है क्योंकि मुझसे पिछले इंटरव्यू में भी ये पूछा गया था, एंड आई लव आंसरिंग दिस क्वेश्चन कि आई थिंक फैमिली का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। फैमिली जो होती है ना, मैं तो हमेशा इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट में लेती हूँ कि फैमिली यूनिट जो अल्लाह ताला ने हम इंसानों के लिए बनाया ना, ये हमारा सबसे पहला एक प्रोटेक्शन और सपोर्ट यूनिट है। यू नो कि हमें अगर कोई मसला हो गया है तो फैमिली सबसे पहले जंप इन करती है और वो हमारे मसाइल को सुनने और उसमें मदद प्रोवाइड करने में पहले आते हैं। तो फैमिली का सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो कोई भी जजमेंट नहीं पास करे। बिल्कुल ये नहीं कहें कि ये पागल हो गया है, ये साइको हो गया है, ये मेंटल हो गया है, ये लाइलाज हो गया है, ये तो आप पे से बाहर हो गया है, ये तो पता नहीं बदनाम कराएगा, पता हाँ, नहीं क्या मुसीबत हो गई। कुछ नहीं कहें, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के पास बैठे। आप माँ हैं, आप बाप हैं, आप बीवी हैं, बहन हैं, भाई हैं या हस्बैंड हैं या इवन औलाद हैं। आप अपने उस पेशेंट के पास बैठें, क्योंकि इस उस ऐसी सिचुएशन में आपका उनके साथ बैठना और उसके बाद फिर उनको ये कहना है कि अच्छा कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो मुझे बताएँ, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ या क्या हेल्प कर सकता हूँ? हम्म, दैट्स इट। अगर ये जुमला याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं तो लिख लें, लेकिन ऐसे ही कहना है। दिस कुड बी द बेस्ट अप्रोच। उसकी रीज़न ये है कि सिर्फ इतना कहने से उस इंसान को उस वक़्त सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए, क्योंकि जिसके साथ कोई मेंटल हेल्थ इश्यू होता है ना, चाहे वो आर्ज़ी स्ट्रेस ही होता है या ट्रॉमा ही होता है, हम्म, उसको उस टाइम पे अल्फ़ाज़ नहीं मिल रहे होते कि वो अपनी फीलिंग्स का कैसे इज़हार करे। बस वो जो उनके बिहेवियर्स होते हैं वही बता रहे होते हैं कि इनके साथ कोई मसला चल रहा है। तो आपने बस ये कहना है। बाज़ दफ़ा वो कहेंगे मुझे नहीं पता। आप कहेंगे अच्छा हाँ, ओके। नहीं भी पता चलता बाज़ दफ़ा, तो आप टाइम ले लें। लेकिन किसी भी चीज़ की कुछ कहना हो, मेरे से बात करनी हो, कोई हेल्प हो, तो मैं यहीं हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप मुझसे कह सकते हैं। और फिर फ़ोर्स नहीं करें, कोई लेक्चर नहीं दें, कुछ भी नहीं करें और उस इंसान को टाइम दें। और हम्म, थोड़ी-थोड़ी देर बाद, कुछ-कुछ अरसे बाद बस उनसे पोलाइटली चेक करते रहें कि आप कैसे हैं, कैसा फ़ील कर रहे हैं, आप हम्म, ठीक हैं? अच्छा, उनको कुछ सजेस्ट कर रहे हैं, अच्छा ऐसे कर लें, अनलेस कि कोई जैसे कोई बहुत सीवियर ट्रॉमा में है कि किसी की डेथ हुई है, ये वो,
तो उसमें तो ज़ाहिर है हम आउटिंग ये वो चीज़ें प्लान नहीं कर सकते, लेकिन घर के अंदर ही आप उनको, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आइसोलेटेड छोड़ दें। हो सकता है वो बाज़ दफ़ा बहुत हाइपर हो के आपके ऊपर गुस्सा भी कर दें, आपके ऊपर शाउट कर दें, तो उसमें भी ऑफेंस फ़ील नहीं करना। और अगर वो कहते हैं कि हमें अकेला छोड़ दें, तो उन्हें कहें कि ओके, मैं चले जाता हूँ या चली जाती हूँ, लेकिन आपको जब मेरी ज़रूरत पड़े मैं इधर ही हूँ, ताकि उनको हम्म, अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का टाइम मिल जाए। तो ये थोड़ी-सी चीज़ें हमें लर्न करनी होंगी, रादर देन जस्ट स्टार्टिंग बुलिंग, और या फिर उनके ऊपर बस चढ़ दौड़ना कि ये तो पागल हो गया है। हाँ, मतलब ये सब बहुत ही, आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात आपने की कि आपको से उनको ये रियलाइज कराना है कि यू आर देयर फॉर देम, यस, बेसिकली आप हैं, मौजूद ये हैं। रीअश्योरेंस अगर जरूरत ज़रूरी है, ये बहुत जरूरी है कि क्योंकि किस तरीके उसके से आप। बगैर वो ओपन अप नहीं होंगे, वो आपको अपना मसला नहीं बताएँगे, वो अंदर ही अंदर घुलते रहेंगे और उसकी वो कोपिंग किसी और तरीके से करेंगे, कि या हो सकता है वो उसको कोप करने के लिए ड्रग्स की तरफ चले जाएँ, लड़के ख़ास तौर पे, या शराब वग़ैरह पीने की तरफ चले जाएँ, या फिर जो है वो बहुत ज़्यादा किसी और ऐसी गलत एक्टिविटी में पड़ जाएँ जो कि एडिक्शन की फ़ॉर्म में हो सकती है। और या फिर उनका वो बिहेवियर इतना इंटरनलाइज़ हो जाएगा कि क्योंकि उस टाइम पे अगर उन्हें किसी का ट्रस्ट और वैलिडेशन नहीं मिली, तो वो ज़िंदगी में फिर कभी किसी इंसान के लिए ना तो एम्पैथेटिक होंगे, यानी ना वो उनकी फीलिंग समझ सकने के काबिल होंगे। और कुछ लाइक हर एक ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ जो सिवियर ट्रॉमा वाले होते हैं, वो उसके रिएक्शन की में फिर बहुत नेगेटिविटी उनमें आ जाती है, और फिर वो उन्हें कोई केयर नहीं होती कि कोई दुनिया में मरे या जिए, वो भी फिर उसकी केयर नहीं हम्म, करते हैं। ठीक है, कुछ तो होता है कि जो हील वगैरह रिकवर कर लेते हैं सपोर्ट और इन चीज़ों से, वो फिर कहते हैं कि चलो हम भी दूसरों के लिए सपोर्टिव हों। बट मोस्टली लोग फिर उससे, उस नेगेटिविटी में इतने डीप चले जाते हैं कि उनको फिर निकालना आम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से ज़रूरी होता है हाँ, कि सही बात ट्रीटमेंट है। की तरफ भी फिर माइल तभी किया जा सकता है उनको। अब जैसे सपोर्ट की इस बात में करा, तो मैं मेरे पास मुझे मैं एक बंदे को फॉलो करता हूँ, साइमन सिनेक को। हम्म। उसने एक स्टोरी बताई थी। उसने कहा था कि उसका एक फ्रेंड, उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई, एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो गई, तो उसने उस बंदे को कॉल नहीं की, उसको मैसेज किया कि मैं अवेलेबल हूँ तुम्हारे पास, मुझे पता है तुम बहुत बिजी हो गए, बहुत सारे इमोशंस हैं, मैं कल तुम्हें सुबह 9:45 कॉल करूंगा। जरूरी नहीं है तुम मेरा फोन उठाओ, लेकिन मैं एवरी डे तुम्हें 9:45 फोन करूंगा। अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो बात कर लेना, अगर नहीं दिल चाहता तो नहीं बात करना। जरूरी नहीं है, लेकिन मैं 9:45 फोन करूंगा एवरी डे। और उसने वो किया। दैट्स 3 महीने तक वंडरफुल। उसने फोन किया, 3 महीने तक। या। 3 महीने के बाद जाके उनकी फर्स्ट टाइम बात हुई, यस। लेकिन उसने कंटिन्यूअसली फोन किया। तो ये है दैट्स कि व्हाट वी आप नीड। अवेलेबल है। अवेलेबल हैं, ये होना चाहिए। एंड आई ऑल्सो डू दिस टू माई फ्रेंड्स और फैमिलीज जिसका मुझे पता हो। जैसे इवन अभी एक सोशल मीडिया पे ही एक फ्रेंड्स थे, एक लाइव पे उनके साथ हम बैठते होते थे, एंड दैट पर्सन वाज वेरी वंडरफुल। तो I found out that there is some serious issue with them, and I just texted them कि I'm there whenever you need, हम्म, जस्ट लेट मी नो, नो प्रेशर। तो ये चीज़ें हैं कि हम अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए ये कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, हम हर वक्त साथ ही होते हैं। और हम यकीन जाने कि फैमिली सपोर्ट अगर हम इस तरह की दें उस इंसान को ना, तो हमको इलाज की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बहुत सारे केसेस में, हम उनको उससे निकाल सकते हैं। सही बात है। या। एक चीज, अब इतनी हमने बातें कर ली, इतनी ज्यादा बीमारी 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 की बात कर ली, मेंटल हेल्थ के बारे में, कि लोग समझते हैं कि मतलब सारे जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है वो तो बिल्कुल सारे हैं दुनिया से। जी आपके जी। पास कोई एग्जाम्पल है, कोई लोग, कोई जानते हैं, ये कोई आपने पढ़ा हो कहीं पे, कोई जिनको कोई मेंटल इलनेस हुई हो लेकिन वो अभी भी सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल नहीं तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से रह रहे हैं, कुछ आप उनको हम लोग रिलेट कर सकें किस तरीके से, कोई आपने कुछ पढ़ी हो कहीं? अरे दुनिया भरी पड़ी है एग्जाम्पल से, सक्सेसफुल हम्म, लोगों की एग्जाम्पल से। और पता है छोटे मोटे मसले तो हम लोगों के साथ चलते ही रहते हैं। मैं आपको अपनी पर्सनल एग्जाम्पल दे सकती हूँ कि मुझे बचपन में बुलिंग का सामना करना पड़ा। हम्म, ठीक है, मुझे लाइक मेरे रंग को लेके या समटाइम्स शक्ल को भी लेके, और अपनी ही फैमिली में। उसकी रीज़न ये है कि कुछ आधे सिबलिंग्स उनके हम्म। रंग थोड़े पाकिस्तान के हिसाब से सफ़ेद होते हैं, और आधों के थोड़े फेयर एंड लवली सांवले का होते कमाल हैं। है। तो वो कंपैरिजन बहुत होता है। और तो वो चीज़ अब अगर उससे मैं निकली हूँ, आई हम्म, डिडंट
वो जिसे कहे ना कि मैंने उसको अपने ऊपर सवार नहीं किया, बल्कि हालांकि तब मैं मेंटल हेल्थ में इतना नहीं थी, और साइकोलॉजी पढ़ने से पहले ही मेरा ये यकीन होता था कि मैं जैसी हूँ ना, मैं हम्म। परफेक्ट हूँ अपने अंदर, मुझे अल्लाह ने बनाया है एंड आई एम हैप्पी विद दिस, आई डोंट नीड टू चेंज। और आप सोचें कि इवन मेरी शादी भी हो रही थी, जब मेरे रिश्ते देखने लोग आते थे तो लोग मुझसे, फैमिली के लोग कहते होते थे कि ब्लीच कर लो, और ये थोड़ा मेकअप कर लिया करो, लड़कियां रिश्ते देखने आते हैं तो बहुत मेकअप करके बैठी होती। तो मैं कहती थी कि जो मुझे जैसी मैं हूँ पसंद करेगा ना, वो रियल पर्सन होगा, ठीक है, सही बात है, और सही बात है, अच्छी। वो सबसे बेस्ट होगा, और मैं उस के साथ शादी करने के लिए खुश होंगी, क्योंकि उस इंसान ने जैसी मैं हूँ मुझे वैसे पसंद किया होगा। हम्म। तो आप उस चीज़ से निकल सकते हैं। आपको सिर्फ ये अपने अंदर अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत बहुत होती स्ट्रांग है काम होते हैं। कि आप ये चीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर मतलब इस चीज़ को कभी अपने ऊपर सवार नहीं किया कि मुझे जो है वो कंपेयर किया गया था, और हमेशा ये कहा गया था कि इसका तो रंग ऐसा है, या इसका नाक ऐसा है, या इसकी शक्ल ऐसी है, या ये वो। इंस्टेड आई, और उसको आई थिंक अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप उसको पॉजिटिव वे में भी ग्रूम कर सकते हैं। आप अपनी स्किल्स डेवलप कर लें, आप अपने जो पैशंस हैं उन पे काम कर लें, आप अपने और ऐसी चीज़ें कि जो आपको लगे कि ओके, सिर्फ मुझे अगर कोई बदसूरत या कोई ऐसे कह रहा है तो मुझे ज़रूरी नहीं कि अपना रंग गोरा करके हम्म। सफ़ेद खूबसूरत बनना है। मैं अपनी और बहुत सी मेरी पर्सनैलिटी एक है जिसको मैं ग्रूम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और इससे मैं बाहर आके तो मैं इस चीज़ को डिफाई कर सकता हूँ कि खूबसूरती या ये चीज़ें ही मैटर नहीं करती हैं, इंसान को उससे बियॉन्ड भी देखो। तो आपने देखा होगा मेरी बहुत सी पोस्ट भी होती हैं जिसमें मैं हाँ। ये बात कह रही होती हूँ, और अभी भी अगर लोग मुझे जब मेरी उस ज़ाहिरी पे बात करते हैं तो आई डोंट फील एलिवेटेड, आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन मुझे नहीं फील होता कि ये, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे उससे बियॉन्ड देखना चाहिए, और हम्म। ये एक चीज़ हमें अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है कि हम बुलीज, हम जो हम पे तनकीदें होती हैं, हमें उनको इंटरनलाइज नहीं करना। अगर हमारे साथ हम्म। ऐसे मसले हैं भी, कोई डिसेबिलिटी है, कोई खामी है, कोई कमी है जिस्मानी तौर पे, तो हमें उसको एक्सेप्ट करके उसके ऊपर बैठ नहीं जाना है। हम उसके साथ लेके और अपनी बाकी जो हमारी ताकतें हैं हम उनको सामने ला सकते हैं, कि हो सकता है हम में स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी हो सकता है हम में कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी हो, मैं एजुकेटेड हूँ तो मेरी डिग्री मेरे किस तरह काम आ सकती है, हाँ, मैं इसको एग्जैक्टली। प्रैक्टिकली कैसे यूज़ कर सकता हूँ, मेरी कोई भी ऐसी स्किल्स होंगी तो लेट्स एक्सप्लोर दोज। इसी तरह जैसे खास तौर पे अगर हम डिप्रेशन और बाइपोलर में देखें तो इतनी इतनी बड़ी एग्जांपल्स हैं जो लोग इस बीमारी के साथ नोबेल प्राइज तक जीते हुए हैं, जिसमें विंस्टन हम्म। चर्चिल एक हाँ, यूके का इट्स। प्राइम मिनिस्टर हम्म। था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने यूके को इतनी मोटिवेशन दी थी। हालांकि जो डिप्रेशन वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा मोटिवेशन की कमी होती है, हम्म। और वो बहुत लो और होपलेस फील करते हैं, बट ही वॉज द मैन कि जिसने अपनी कौम को ऐसे करके रखा, और उसने कहा कि हम फाइट करेंगे और हम इससे निकलेंगे। और उसने उस टाइम पे एक इनका आई थिंक डन क्रीक इनका एक साहिल है फ्रांस के साथ, तो वहां से यस, उन्होंने मूवी बनी अपनी है इस पे। फौजें भी इवैक्यूएट कराई, और इस इन सारी इस वर्ल्ड वॉर में जो इसका रोल था, और फिर उसके बाद उसने यूके को कैसे अपने पैरों पे खड़ा किया, तो उसकी वजह से इसको फिर नोबेल प्राइज मिला। तो विंस्टन चर्चिल के नाम से तो जाहिर है सब अवेयर हैं। फिर एक अर्नेस्ट हेमिंगवे, ही इज अ नॉवेलिस्ट, मुझे याद है आई थिंक एफए या बीए की इंग्लिश की बुक में इसका एक नावल था, मुझे लग रहा है ये जो नावल था ना फर्स्ट फ्लाइट, या वो आई थिंक इसी का था, वो एफए या बीए की ना इंग्लिश टेक्स्ट बुक थी जब हाँ। मैं पढ़ रही थी, उसमें था वो। तो मुझे लग रहा है अर्नेस्ट हेमिंगवे का था, मैं सर्च करूंगी, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है। लेकिन अगर किसी को ऑडियंस में पता हो तो ऑब्वियसली दे कैन कमेंट। तो वो भी उसको लिटरेचर पे नोबेल प्राइज मिला है, और वो भी इसका था, बाइपोलर था, और अनफॉर्चुनेटली उसने खुदकुशी की थी।
उसका हाँ। बाइपोलर उस टाइम पे इतना अनट्रीटेबल था, उस टाइम पे ज़ाहिर है दवाइयाँ इतनी एडवांस हम्म। नहीं थी, साइकोथेरेपीज़ इतनी एडवांस नहीं थी, 1961 की ये बात है। और उसने इसकी वजह से खुदकुशी कर ली थी, लेकिन वो भी बाइपोलर का शिकार था कि वो सारी ज़िंदगी इससे लड़ता रहा। और तीसरा नाम है इसमें टेड टर्नर, शायद नाम लोगों ने मैं कॉमन सुना, नहीं सुना होगा, मैंने सुना। लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है, जो इसने हम्म। चीज़ बनाई थी CNN, उससे सब यस। वाकिफ थे। ये फाउंडर था CNN का, और उसके साथ यूके यूएस के और बहुत से मीडिया चैनल्स वगैरह इसके थे। तो ही वाज आल्सो सफरिंग विद बाइपोलर डिसऑर्डर। उसके अलावा बहुत से नाम हैं, जैसे कि हमारे पास हॉलीवुड के सिंगर्स हैं, एक्टर्स हैं, जैसे मारिया कैरी हैं जो कि एक सिंगर थी, मैंने कह रही, कैरी हाँ। फिशर स्टार वॉर की एक्ट्रेस हैं, मेल गिब्सन हॉलीवुड का मेल एक गिब्सन, एक्टर था एग्जैक्टली। जी, उसको भी ये था। और अनफॉर्चुनेटली इन सब में जो कुछ चीज़ें कॉमन थी कि सुइसाइडल आइडिएशन और टेंडेंसीज बहुत कॉमन होती थी, कि जो बाइपोलर वाले होते हैं वो अपनी, इनमें 29 टाइम्स हायर चांसेस होते हैं खुदकुशी के। और उसकी वजह से ये जो मेल गिब्सन था, ये तो ड्रंक ड्राइविंग और डोमेस्टिक अब्यूज़ में भी मुलविस पाया गया था। फिर रसल ब्रांड जो है वो यूके का एक हाँ, था, रसल ब्रांड बहुत होता। या वो केटी पेरी का हस्बैंड भी था, यस। एक्स हस्बैंड। आई थिंक उनके भी इसी वजह से सेपरेशन हुई थी, बिकॉज ही हैड सच अब्रप्ट मूड स्विंग्स हाँ, के आप वो। उसकी, अगर आप उसकी देखें, वीडियोस वगैरह भी देखें, तो आपको पता चलता है कि समथिंग डिफरेंट। यस। या और फिर जिमी हैंड्रिक्स, ब्रायन विल्सन। हमारे मुल्क में देखें, अब मैं जब ये लिस्ट देख रही थी तो आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हमारे मुल्कों की एग्जांपल्स नहीं है। तो ये वो हम्म। शो करता है कि क्यों नहीं है किसी पाकिस्तानी हस्ती की एग्जांपल इसमें। हमारे पास क्या सेलिब्रिटीज नहीं है, हमारे पास क्या सियासतदान नहीं है, हमारे पास क्या फेमस लोग नहीं है, लेकिन मिसालें क्यों नहीं है? उसकी रीज़न ये है कि हमारे लोग सामने नहीं आते हैं, डिस्क्लोज नहीं हम लोग करते हैं। ये वो मिसाल है जो हम कहते हैं ना बार बार कि मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा अटैच्ड है। आई थिंक सेहत से मुतालिक कोई स्टिग्मा होना ही नहीं चाहिए, ये मेरा मैसेज है। आई थिंक मे बी इट्स टू अर्ली, बट चले मैं फिर एक मैसेज दे दूंगी एंड पे, बट हम्म। इन दिस कॉन्टेक्स्ट कि अगर आपको डायबिटीज़ हो जाती है, कैंसर हो जाता है, या दिल की कोई बीमारी हो जाती है, या जोड़ों की कोई बीमारी हो जाती है, गुर्दों की बीमारी हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए जब हमें कोई स्टिग्मा नहीं है, हम उसका इलाज कराते हैं, तो फिर मेंटल हेल्थ इशू भी स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ उसको एक्सेप्ट करें, उसको ट्रीट कराएं, और उसके साथ लोगों को जिंदा रह के दिखाएं, अपनी अपनी स्ट्रेंथ्स को पहचानें। बल्कि कोई भी एडवर्सिटी जो आती है वो बेसिकली हमें ये दिखाती है दैट व्हाट आर आवर स्ट्रेंथ्स, क्योंकि नॉर्मल तो हम्म। डे टू डे लाइफ में हम रह रहे होते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त आता है ना, फिर हमें पता चलता है कि हम कितने स्ट्रांग मर्द या कैसे इंसान हैं, या कितनी स्ट्रांग हम्म। खातून है हम। क्योंकि मैं इसको इस तरह रिलेट करती हूँ कि मुझे अपनी ताकतों का नहीं पता था जब तक मैं माँ नहीं बनी थी, हाँ। क्योंकि माँ सही बनने बात। के बाद पता चलता है कि हम औरतें कितनी कैपेबल हैं, हम क्या क्या हम्म। कर सकती हैं, जो सही बात है। कि नींद से कोई उठा के देखे उसकी शामत होती थी। और अब बच्चे जो है उठाते हैं तो हम चू भी नहीं करते हैं, पूरी पूरी रात जाग लेते हैं। बल्कि जब बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद नींद प्रायोरिटी नहीं रहती है। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप पे कोई ऐसी मुश्किल या वो आती है, बीमारी आती है, तो आई थिंक इंसान की जो विल पावर है ना, हम हम्म। साइकोथेरेपी में भी उसी विल पावर को एक्सप्लोर करते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बेसिकली, या जो काउंसलिंग लोग करते हैं, वो आप ही के अंदर जो स्पार्क होता है ना उसको पैदा करते हैं। और हम्म। जिस्मानी बीमारियां भी विल पावर से ही ठीक होती हैं, क्योंकि अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि हाँ मुझे डायबिटीज है लेकिन मैं ठीक हूँ, मैं अपनी हाँ, सेहत का ख्याल मैं रख रहा कंट्रोल हूँ, कर रहा हूँ, मैं कंट्रोल कर मैं रहा हूँ। हाँ जी हम्म। शुगर कंट्रोल करा मैं ये। तो वही हम जिस इस मेंटल हेल्थ के साथ भी कर सकते हैं कि मुझे अगर डिप्रेशन है तो हाँ मैं ये चीजें कर रहा हूँ, और मैं उसके साथ नॉर्मल जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सुधीर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनके साथ करना। एक एक जो मुझे बस नाम मुझे सीरियसली, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कंप्लीट नाम याद नहीं आ रहा। मैंने कोई पाकिस्तानी चैनल पर देखा था। वो ये माहिरा खान ने एक क्रिश्चियन। दफा जिक्र किया था, जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उन्होंने कहा था हाँ। कि शी हैज बीन स्ट्रगलिंग, अभी बड़ा रिसेंटली उन्होंने रिवील किया है। हाँ। और एक दो और भी अदाकाराएं हैं, अब बात होना शुरू हो गई है। बाइपोलर तो अब नहीं उन्होंने मेंशन किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम डिप्रेशन से लड़े हैं। जिस, और अरे वो क्या नाम है उनका, सुनीता हसन,
जो मॉडल थी, एक्ट्रेस भी बन गई। सुनीत कृष्ण है सुनीता उनके हस्बैंड। हसन, यस, सुनीता मार्शल जिनका नाम था। मार्शल यस। था उनके यस। हस्बैंड, जो है हसन जो है, जी उन्होंने यस। बताया था कि वो बाइपोलर नहीं, बॉर्डर लाइन। ओके ओके, यस, बॉर्डर उन्होंने लाइन जो होता है, आ, बिल्कुल वो उसकी भी डिप्रेशन के साथ ही सिम्टम्स होती हैं। यस, अब बात करना शुरू हो गए हैं लोग, हम्म, विच इज़ गुड कि कुछ हम्म, सेलिब्रिटीज जो हैं वो अवेयरनेस के लिए लोगों को हम्म। ये बताना चाह रहे हैं कि देखें हमारे साथ भी ये इश्यूज हैं और हो सकते हैं, और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, विच इज़ गुड, क्योंकि जब भी वो ऐसी बात करते हैं तो लोग फिर उनको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं सुनते हैं लोग, एग्जैक्टली। और सुनते हैं, और लोग चाहते हैं कि ऐसी एग्जांपल सामने आए। एंड आई थिंक कमिंग फ्रॉम देम इज आल्सो अ गुड साइन कि लोगों में ना सिर्फ अवेयरनेस होगी, बल्कि एक मोटिवेशन भी मिलेगी कि ये मसला अगर हो जाए तो बिल्कुल घबराने की या इस तरह की नहीं है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, बल्कि आप उसको ट्रीटमेंट और सेल्फ हेल्प और लाइफस्टाइल चेंजेस के हम्म। साथ आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो अब एक लास्ट एक सवाल मैं पूछना चाहता, हमारी कोई होप है इस बारे में? हम लोग, ये हम लोग होपलेस हो गए? मेंटल हेल्थ के बारे में या हाँ, हमारी कोई, हाँ, मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग बिल्कुल, इस बारे में आपको लगता है, हम आपको कोई होप नजर आ रही है मैं आगे, नहीं होपलेस नॉर्मल होती। लोगों में? मैं नहीं होपलेस होती। हम्म। अगर आई थिंक मैं भी होपलेस हो जाऊंगी तो मैं लोगों को होप कैसे दिलाऊंगी। सो मैं होपलेस क्यों नहीं होती? आई नो इट्स डिफिकल्ट, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, और हम लोगों की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, और हमारे मुल्क में एज आ यू नो कलेक्टिव एक ऑर्गेनाइजेशन काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, और लोग स्कैटर्ड हैं। डॉक्टर्स पाकिस्तान में बहुत बिजी होते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ जॉब और इससे रिलेटेड ही काम मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि फाइनेंशियल उस ज़रूरियात की वजह से भी। तो ऐसा, जब तक वो बहुत बूढ़े या रिटायरमेंट के करीब नहीं हो जाते, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती कि जिसमें अवेयरनेस हो। और वो अवेयरनेस भी क्या होती है कि जैसे आप यूके में देखें ना, यूके की एक अच्छी बात मैंने देखी है, आई होप जहाँ आप हैं वहाँ भी ऐसा कोई सिस्टम होगा कि हाँ, चैरिटीज बहुत हैं मेंटल हेल्थ हम्म। की सर्विस के लिए, बहुत और ज्यादा। वो मोस्टली ऐसे लोगों की तरफ से आई होती हैं कि जो जिनके अपनी फैमिली में कोई ऐसे इश्यूज होते हैं, या जो वो खुद स्ट्रगल उन्होंने की स्ट्रगल होती कर है, रहे होते या हैं, वो खुद एग्जैक्टली। उसको उसके साथ सफ़र कर रहे होते हैं, तो वो एक चैरिटी बना लेते हैं। और अब यहाँ पे ऑटिस्टिक चैरिटीज हैं, यानी ऑटिज्म से रिलेटेड, डिमेंशिया से रिलेटेड, डिप्रेशन, बाइपोलर, जिस डिसऑर्डर, जिस मेंटल हम्म, हेल्थ कंडीशन का आप नाम लेंगे उससे रिलेटेड एक चैरिटी बनी होगी। और उसमें वो क्या करते हैं कि जाहिर है वो चंदे इकट्ठे करते हैं, और ऐसे चंदा नहीं इकट्ठा करते कि भीख मांग रहे हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। एक्टिविटीज करते फिर वो हैं। अपनी सही। कम्युनिटीज़ में जाकर उससे वर्कशॉप्स कंडक्ट करते हैं, फिर वो लोगों के लिए सपोर्ट ग्रुप्स बनाते हैं, सब कुछ। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा कोई काम हो नहीं रहा है, एंड आई रियली विश कि इंशाल्लाह जब मैं कभी बहुत फेमस हुई ना, और मैं उस स्टेज पे गई कि जब लोग मुझे पहचानना शुरू हो गए, तो मैं ज़रूर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बनाऊंगी। और मेरी बहुत ख्वाहिश भी है कि मुझे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनके साथ काम करने का मौका मिले, जैसा कि WHO के इदारे होते हैं, या और कोई, या मैं अपना कुछ ऐसा शुरू करूं कि जहाँ पे हम लाइक लोकल लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे जाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें। जहाँ पे मैंने खुद अपने लोगों को देखा है कि जिन्हें पता नहीं है, जहाँ से मेरा जर्नी शुरू हुआ था, और इवन हमारी औरतों को ये तक पता नहीं होता कि मीनोपॉज हुआ है उनको, तो उनको जोड़ों का दर्द उसके बाद शुरू हम्म, हुआ है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे लोगों को नहीं पता। तो अवेयरनेस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मेरे हाल में मैं होपलेस इसलिए नहीं हूँ कि अगर आज मैंने बात करनी शुरू की है, तो हो सकता है मुझे देख के, और मैंने ये नोटिस भी किया है कि अब बहुत सी लाइव्स पे मेंटल हेल्थ का वर्ड यूज़ होता है, तो हम्म, दैट मेक्स मी रियली हैप्पी। और वो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं, मैं अब सिर्फ जाती ही उन लाइव्स पे हूँ जहाँ पे मेंटल हेल्थ पे बात करने वाले लोग होते हैं, वहाँ सुनने वाले लोग होते हैं, या वहाँ पे जो है वो कहने, मतलब कोई इस चीज़ को समझने वाले लोग होते हैं, और ताकि मेरा मैसेज पहुँचे, लोगों को अवेयरनेस फैले। और यही वजह है कि मैं और आप भी आज इस प्लेटफॉर्म पे बैठ बैठ के बात कर रहे हैं। सो आई एम नॉट होपलेस, बट आई हम्म। नो कि ये एक बहुत स्लो प्रोसेस है। एटलीस्ट किसी को तो शुरू करना है, सो लेट्स ऑल डू इट टुगेदर। हाँ, जब सही बात जिसको है। जहाँ बात पता चले वो अगले को बताए, फिर अगले को बताए, तो इस तरह मैसेज फैलता जाएगा। और अब तो हमारे अब पास बहाने भी नहीं है, वी हैव सोशल मीडिया इन आवर हैंड्स, एंड वी कैन टॉक अबाउट इट। हम इस बारे में बहुत लंबी डिस्कशन कर सकते हैं, मुझे बस एक सवाल पूछना है आपसे। नो मुझे प्रॉब्लम। एक
एक ऐसा कोई आप वाकया बता सकती हैं अपने बचपन का जो आपकी सबसे अच्छी मेमोरी हो? ठहरे मुझे ज़रा याद करने दें। आप बिल्कुल सोच सकती हैं, आपके पास टाइम है, आप सोच सकती हैं। अच्छी मेमोरी। ऐसी अच्छी मेमोरी जो मैं आप मुझे बताएं तो मुझे भी फील हो कि मैं उस मेमोरी में था। फॉर एग्जाम्पल कि मैं ओह! अम, हाँ जी, बिल्कुल है। और वो इस तरह की थी कि हमारे मेरे अब्बू ने पूरी फैमिली के साथ सेलिब्रेट की थी। वो हम लाइक जो मेरी ददियाल की फैमिली है, वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी है। और मेरे अब्बू छोटे थे, तो हम बच्चे जो लाइक बाकी ताया के बच्चों से छोटे थे। तो सब पढ़ रहे थे अपनी-अपनी जगह, लेकिन कोई भी ना मैट्रिक क्रॉस नहीं करता था। सब मैट्रिक में आके ना फेल होना शुरू हो जाते थे। हम्म। उस टाइम पे ज़ाहिर है ख़ास तौर पे हम इंटीरियर पंजाब में थे और वहाँ पे हाई स्कूल्स पे भी उतनी नहीं, तो इंग्लिश और मैथ्स एक बड़ा मसला होता था, ट्यूशन्स का भी ट्रेंड नहीं होता था। तो जो जितने भी मेरे कज़न्स थे ना, लड़के लड़कियाँ सब मैट्रिक में आके ना फेल हो जाते थे। तो जब मैं मैट्रिक में आई तो मेरा भाई है, यही जो मेरे बड़े भाई हैं, हम्म। वो पास कर गए ना, तो ही वाज़ द फर्स्ट बॉय ऑफ द फैमिली आफ्टर माय अब्बू। लाइक मेरे अब्बू के बाद ही वाज द फर्स्ट जो न्यू जनरेशन में ना, और मेरे उन कजन्स के बाद तो बहरहाल बड़ी खुशी थी। अब मैं लड़की थी पहली, और तो मेरा भाई और सब कहते होते थे कि चले देखते हैं कि ये करती है कि नहीं करती। तो खैर जब मैंने मैट्रिक पास किया और मेरे अब्बू की जो खुशी थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मुझे आज भी याद है कि अब्बू ने मेरे जितनी फुफ्फोस थी, उनके जो बच्चे थे, मेरे ताया थे, हर एक को फ़ोन करके कहा था कि फ़ाइका ने मैट्रिक कर लिया, फ़ाइका ने मैट्रिक कर लिया। जबरदस्त। और फिर मेरे अब्बू ने मिठाइयाँ बाँटी, और उसके बाद इतने वो खुश थे कि जैसे मैंने कोई मतलब गोल्ड मेडल जीत लिया हो ना, क्योंकि आई हम्म। थिंक ये उनकी मेरे अब्बू बहुत एजुकेशनल और प्रोग्रेसिव थे, और उन्होंने कोई फ़र्क नहीं रखा था कि मुझे अपनी बेटियों और उसको पढ़ा रही। तो उन्होंने वादा किया हुआ था कि अगर आप मैट्रिक पास कर लोगी ना तो मैं आपको कॉलेज भी भेजूँगा, क्योंकि बाकी मेरी कज़िन्स के साथ ये फैसिलिटी हम्म। नहीं थी, बट मेरे अब्बू तो वो फिर मैं और अब्बू इसलिए भी हम बहुत खुश थे कि मैं आगे जो है ना कॉलेज जाऊँगी। और फिर मैं, क्योंकि मुझे बड़ा शौक होता था देखने में, लड़कियों को देखती थी कॉलेज जाना, तो मैं कहती थी हाय ये कॉलेज जाती है, वाह कॉलेज कैसा होता होगा। तो वो एक खास तौर पे कमिंग फ्रॉम अ बैकग्राउंड वेयर नो वन वाज इन दैट प्लेस टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस एंड ऑल दैट, वो आई थिंक आज तक भी ना बहुत याद है हमें। और हम बैठ के मैं और अब्बू अभी भी हम बात भी करते हैं ना इस पे, और हम याद करते हैं ये एक्साइटिंग मोमेंट। मतलब मुझे 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 जो आपकी बात से जो मैंने आपकी बात सुनी, और मैं उसको अभी इस चीज पे अभी करंट सिचुएशन पे अगर इम्प्लीमेंट करूँ तो आप मेरे ख्याल में अभी भी वही काम कर रही हैं कि आप कोशिश कर रही है कुछ ऐसी चीज अचीव करने की जो कि बाकी लोगों ने नहीं की। आपका जो टिकटॉक पे वीडियो बनाना है, सब कुछ करना जो आप बचपन में करती आई हैं, आपने वही चीज अब जो है मेरे हिसाब से मुझे नजर आ रही है, इस बात से मैं ये चीज मेजर कर सकता हूँ कि आपको लग रहा है कि आप वही काम कर रही हैं कि बाकी लोग भी मुझे देख के काम कर सकें, उनके लिए एक रास्ता बनाओ किसी तरीके से। आप जो आपने किया अपने मैट्रिक में, जो आपने मुझे बात बताई, इसमें मुझे ये लगता है क्योंकि आपको ये मेमोरी याद है, इसका रीजन कुछ ना कुछ यही हो सकता है। अब मेरे ख्याल में इतना अच्छा तो आज तक किसी ने एनालाइज नहीं किया होगा मेरा ये जर्नी जितना अच्छा आपने कर दिया है। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर ऑब्जर्वेशन एंड योर आई थिंक एनालिसिस। बिल्कुल ऐसा ही है, और उसकी रीज़न ये है कि मैं मतलब जैसे बता चुकी हूँ कि मैं पहली लड़की थी जो कि मैट्रिक किया, फिर जो कॉलेज गई, फिर जो यूनिवर्सिटी भी गई। हम्म। और उसके बाद मैंने और जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही थी तो ज़ाहिर है थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेरे अब्बू जो हैं मतलब वही, आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टैंडेबल। हर्ड के आई मेंशन्ड। तो मैंने अपने अब्बू से एक ही बात कही थी, मैंने कहा था अब्बू जी मैं ना दरवाजे खोलने वाली बनूंगी, अब बंद नहीं करने वाली बनूंगी। और एक मेरे अब्बू की मुझे हमेशा बात याद रहती है कि वो बचपन से जब से हमें पढ़ने के लिए कहते थे, तो उन्होंने हमें ज़िंदगी में सिर्फ यही कहा था कि आप लोगों ने पढ़ना है, और पढ़ के तो कोई ऐसा काम करना है जो कि जो लगे कि आपकी पढ़ाई हम्म। किसी काम आई है। सिर्फ ये नहीं है कि अपने लिए पढ़ना है ये वो, लेकिन आपने कम्युनिटी को भी रिटर्न करना है, क्योंकि मेरे अब्बू भी खुद भी इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं। तो ही हम्म। वाज इनटू दैट। और फिर मुझे ज़ाहिर है वो फिर मोटिवेशन मिलती गई। सो आई वाज द फर्स्ट वन हु क्रॉस्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी से इज्जत के साथ खैरियत के साथ फिर निकली भी।
और फिर मैंने गवर्नमेंट सर्विस की फेडरल गवर्नमेंट हम्म। में एज अ फेडरल गवर्नमेंट ऑफिसर। और उसके बाद फिर मैंने पीएचडी की, यूके से की, यूके में पढ़ा रही हूँ। सो आई एम द ओनली फर्स्ट वन जो कि अब बस सोशल मीडिया पे बेसिकली भी आप आ रास्ता जाओ। बना रही है ना आप तो। जी। आप तो रास्ता बना रही है लोगों के लिए अब बिल्कुल कि अब बना फॉलो रही करो। हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और अब मुझे देख के तो नो डाउट मेरी फैमिली की लड़कियों को मोटिवेशन मिलती है। और उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे खास तौर पे ससुराल में, क्योंकि मेरे अपनी फैमिली में तो माशाल्लाह लड़कियां पढ़ रही हैं, तो मैं ससुराल में आई हूँ, तो यहाँ मेरे हस्बैंड भी इसी जर्नी में थे। उनमें भी हम्म। मुझे अपने अब्बू वाली पर्सनालिटी नज़र आती है, बिकॉज़ ही इज़ ऑल्सो द वन के जिन्होंने अपने ख़ानदान की लड़कियों के लिए रास्ते खोले हैं। कि हम्म। उन्होंने माशाल्लाह अपने ख़ानदान की 3 लड़कियों को यूनिवर्सिटी भेजने के लिए फ़ोर्स किया है, जबकि उनके घर वाले कहते थे कि नहीं भेजना, बट ही बहुत वाज़ अच्छी द बात है। वन। और फिर उनके साथ मैं भी शामिल हो गई इस मिशन में। लेकिन बहुत हम ज्यादा दोनों ने मिल के। और अब माशाल्लाह एक तो उनकी जो नीस है वो साइकोलॉजी में ही बीएसबी कर जबरदस्त। रही हैं, like getting this inspiration from me. तो यस, जबरदस्त। आई थिंक अब मैंने ये सोशल मीडिया पे आने वाला भी अभी अपने अब्बू को रिसेंटली ही बताया है। हालांकि मैं थोड़ा डरी हुई थी कि मतलब मैं नहीं पहले बता रही थी ना, तो व्हेन आई टोल्ड माय अब्बू ही वाज लाइक सो हैप्पी। उन्होंने कहा बेटा ये तो आप मुझे अपनी सारी वीडियोस भेजो, मैं अपने फेसबुक पे पेज पे लगाऊंगा। आपने मुझे क्यों नहीं भेजी? तो मैं जबरदस्त। उनको फिर अब अपनी वीडियोस भेजती हूँ, तो ही फील्स वेरी प्राउड ऑफ मी और कहते हैं अच्छा काम कर रहे हो तो फिर तो इसको इसमें कोई होना ही नहीं चाहिए। तो मैं और मेरे अबू बैठ के हम बहुत आइडियाज डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं ये वो। सो यस, माय फादर इज I think it's all credit goes to him, and I never shy, and then my husband, तो उन दोनों को बहुत क्रेडिट जाता है। आपका कोई जी। और मैसेज बाकी लोगों के लिए कि इस मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इस चीज के लिए कोई ऐसे लास्ट बिल्कुल लास्ट मैसेज पॉडकास्ट खत्म करने से पहले। मेरा मैसेज मेंटल हेल्थ से रिलेटेड तो यही है कि नफ्सियाती मसाइल हर तरह के हो सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपनी बात किसी को समझानी नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस की कमी है, कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं आ रही, आप लाइफ में बहुत कंफ्यूज हैं, कोई काम कर आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे कर सकते हैं उसको, उसमें दिल कैसे लगे, या लैक ऑफ मोटिवेशन है, इस सब के लिए हेल्प मौजूद है। इन सब चीज़ों के लिए आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हो, आप कैसे कर सकते हो ये चीज़ें मौजूद हैं। दूसरी चीज़ के अगर जो मतलब सवेयर मसले हैं, जैसे किसी को बहुत स्ट्रेस है, किसी को डिप्रेशन हो जाता है, या किसी को एंजाइटी रिलेटेड कोई इशू है, जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी ओसीडी है, या पैनिक डिसऑर्डर्स हैं, तो या ऑटिज्म है किसी को, इस तरह की चीज़ें जो आपको लगें कि नॉर्मल नहीं है, उनमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका अगर फॉर एग्जांपल पार्टनर भी है, हस्बैंड है, उसकी वाइफ को अगर बच्चा पैदा होने के बाद लग रहा है कि वो बात बात में चिड़चिड़ी हो रही है, बहुत रोती रहती है, उदास रहती है, तो उसको इग्नोर नहीं करें। उनको समझें, उनको कहें कि हम आपके साथ हैं, और फिर उनका ट्रीटमेंट कराने की भी कोशिश करें। कोई स्टिग्मा नहीं है, हम्म। कोई ये पागलपन नहीं है, ये सब मर्ज़, ये सब मसले इलाज के काबिल हैं, आप उनका इलाज कर सकते हैं। इसमें होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है, इसको ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि बस अब ये मसला हो गया है तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। हम्म। जिस तरह के भी आपको लगता है पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान में वहाँ रह के लोगों को लगता है कि बहुत होपलेसनेस है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी फैसिलिटीज़ एटलीस्ट हैं हम्म। वहाँ पे। आप एग्जैक्टली। उनको अवेल करें, और इसमें हरगिज़ ये नहीं समझें और किसी को जज नहीं करें। अगर आपके साथ मसला नहीं है, आपको लगता है किसी और के साथ है, तो हरगिज़ अपनी जजमेंट पास नहीं करें, और प्लीज़ किसी को कोई ऐसा मशवरा या लेक्चर नहीं दें जो जब तक वो खुद सुनने के मूड में नहीं है, जब तक वो आपसे मशवरा मांगता नहीं है। और अगर आपने, हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है कि ऐसे मसलों में स्ट्रेट कह दिया जाता है कि आप दीन से दूर हो, प्लीज़। मेरी ये सबसे बड़ा मैसेज होगा कि किसी भी ऐसे इंसान को दीन से दूरी का लेबल हरगिज़ ना लगाएं, क्योंकि ये उनकी उस कंडीशन को ख़राब कर सकता है, क्योंकि वो मज़ीद गिल्ट, शेम और खौफ में जा सकते हैं।
और अगर आपको लगता है कि आपको कोई मशवरा देना ही है तो उन्हें कहें कि आप डॉक्टर को दिखाएं, आप अपना इलाज कराएं, उन्हें इनकरेज करें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे मसले सब इंसानों के साथ हो जाते हैं, हमसे कोई सपोर्ट चाहिए तो हम आपकी सपोर्ट कर सकते हैं। राइट। और अगर आपने फिर भी दीन का मशवरा या कोई वजीफ़ों का मशवरा देना है तो उन्हें कहें कि ये खाली नहीं करें, इसके साथ अपना इलाज भी कराएं। नो डाउट कि नमाज, कुरान, इसमें कोई शक ही नहीं है कि इनसे हमें सुकून मिलता है, इनमें हमारी निजात है। लेकिन ये जिस्मानी मतलब बीमारियों की तरह जैसे हम दवाई उसमें लेते हैं, तो ऐसे ही नफ्सियाती बीमारियों में भी हमें दवाई लेनी है और उसके साथ दुआ भी करनी है, तो फिर बिल्कुल सही बात है। ये सब ठीक हो सकते हैं। तो या दैट्स माय Correct. मैसेज इफ समबडी कैन टेक इट। ग्रेट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर फाइका आपका, आपने इतना टाइम दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि अपना टाइम देंगे, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने इतनी डिटेल में सब चीज़ें बताई, और सब चीज़ें जो मेरे पास सवाल थे वो मैंने आपसे पूछ लिए। और होपफुली इससे आई डोंट नो कितने लोगों की हेल्प होगी, आई डोंट नो कितने लोग उसको देखेंगे, क्योंकि ये इतना कोई इम्पोर्टेंट अब तक टॉपिक नहीं है हमारे यहाँ। तो होपफुली बहुत से लोग तक पहुंचेगा जो उसको शेयर कर सकेंगे, और इससे कुछ कुछ ना कुछ सीख सकेंगे। बस यही इंशाल्लाह। एफर्ट है, और कुछ एफर्ट नहीं है इसके लिए। तो इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। इंशाल्लाह आपसे जिंदगी रही तो कभी दोबारा पॉडकास्ट करने का मौका जरूर करेंगे। और इंशाल्लाह। आपके साथ को फॉलो कर ही रहा हूँ मैं आपको, तो आपसे बात होती रहेगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू अपना सो मच। बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz and thank you so much for having me. I must compliment कि आपने बहुत interesting questions पूछे जो कि yes जिनका जिनका like आंसर करके मुझे भी मज़ा आया, और थैंक यू। they were all very to the point, related to mental health, and very insightful. So yes, thank you so much for having me. It was wonderful, and inshallah, let's advertise it well so that इंशाल्लाह। it could reach to as many people as we इंशाल्लाह। can. So yes, thank you so much. थैंक यू वेरी मच। Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज।